तो नतीजों का सीजन फुल स्विंग में है और साथ ही ढेर सारे हैं ग्लोबल ट्रिगर्स। ऐसे में आप क्या करें ये समझेंगे इस खास पेशकश खरा सौदा में। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक और कुछ ही देर में डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अगर हम बात करें तो रिलायंस के नतीजे आए हैं, HCL टेक के नतीजे आए हैं और ये पूरा हफ्ता जो है निफ्टी अर्निंग्स के लिए भी काफी अहम रहेगा क्योंकि 20% से ज्यादा की वेटेज वाली कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं वो इसी हफ्ते आएंगी। और साथ ही साथ ग्लोबल बाजारों से भी कई सारे ट्रिगर्स हैं क्योंकि क्रूड में भी कल हमने एक जबरदस्त एक्शन देखा। साथ ही जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी कई सारी खबरें हैं जिनका कुछ कंपनीज पर भी इम्पैक्ट होगा। ये सभी विस्तार से समझेंगे आने वाले 2.5 घंटे। हमारे सभी सहयोगी और साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी आपके साथ जल्द ही जुड़ेंगे। पर चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पे रहेगी आज बाजार की नजर। सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से शुरुआत करें तो वहां पे जो मूड और माहौल देखने को मिल रहा है, कल फिर से डाउ जोन्स और साथ ही S&P 500 ने नया शिखर बनाया है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां से भी पॉजिटिव संकेत ही मिल रहे हैं। 25,250 के पास गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। वहीं रिलायंस के जो दूसरी तिमाही के नतीजे रहे वो अनुमान के मुताबिक रहे, पर HCL टेक के नतीजे जो है वो अच्छे कहेंगे। कई सारे ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। साथ ही साथ आज के लिए HDFC लाइफ, HDFC AMC और PVR आइनॉक्स जैसे कुछ काउंटर्स पर रहेगी नजर। इनके नतीजे आज आने वाले हैं। साथ ही आज भारत का सबसे बड़ा IPO जो है वो खुलता हुआ नजर आएगा। Hyundai का IPO आज से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 17 तारीख तक ये IPO खुला है और कल हमने देखा था कि एंकर निवेशकों से भी तगड़ा रिस्पॉन्स था। 200 से ज्यादा एंकर निवेशकों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। 8,315 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए और आज देखते हैं किस तरीके का एक्साइटमेंट जो है Hyundai IPO को लेकर होता है, क्योंकि एक बड़ा चंक लिक्विडिटी का जो है मार्केट में ये Hyundai IPO के लिए यूज होगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है हो सकता है भारतीय बाजारों पर या नॉर्मल इंडिसेस पर भी जरूर आए। चलिए इन ट्रिगर्स पर तो रहेगी नजर, पर सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ मूड और माहौल है, क्योंकि वहां से भी कई सारी बड़ी खबरें आ रही हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आपसे ही विस्तार से समझना चाहेंगे क्या कुछ हुआ ओवरनाइट में। एक तरफ तो इक्विटी मार्केट्स में हम देखें तो काफी उत्साह है, खासतौर से US मार्केट्स की बात करें तो, वही कमोडिटीज में भी जबरदस्त एक्शन है। अभिषेक बताइए क्या है ग्लोबल मार्केट का हाल। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल मार्केट से जो आज संकेत है बाजार के लिए वो आज सपोर्टिव दिख रहे हैं क्योंकि अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। डाउ जोन्स और S&P 500 की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है और डाउ जोन्स पहली बार 43,000 के ऊपर जाकर बंद हुआ है। अच्छी चीज कल क्या रही? कल अच्छी चीज ये रही कि टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स भी दौड़ रहे हैं और उसके चलते हमने देखा कि नैस्डैक में करीब करीब 160 अंकों के आसपास की तेजी रही। इनवीडिया का शेयर ने रिकॉर्ड क्लोजिंग दी है, कल 2.5% के आसपास की तेजी वहां पर रही। इस हफ्ते की अगर हम बात कर लें या फिर अगर आप खास तौर से मंगलवार की बात करें तो आज कई सारी जो बड़ी जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी अमेरिका में। और इसके अलावा अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल में अच्छी खरीदारी हमने देखी है शेयर में और आगे भी नजर उस पर बनी रहेगी। लेकिन अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो आप देखिए क्रूड में 3% के आसपास की गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड का भाव है $75 के आसपास है और उसकी वजह यह है कि ओपेक जो कि तेल उत्पादक देशों का संगठन है उसने अपने डिमांड का जो अनुमान है उसमें लगातार 2024 में तीसरी बार कटौती की है और उसके चलते हमने कच्चे तेल पर प्रेशर बनते हुए देखा है। ब्रेंट का भाव बारीकियों में जाएंगे और साथ ही आपकी पेंशन प्लानिंग को लेकर और यूपीएस के मुद्दे पर भी हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ कुरियन जोश जुड़ गए हैं, CEO टाटा पेंशन फंड। केवल भानुशाली मेरे साथ हैं, को-फाउंडर CEO। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी $80 के आसपास था और $75 के आसपास आ गया, लेकिन हमारे लिए अच्छी चीज है। देखिए, दरअसल चाइना जो कि सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड का, सबसे बड़ा कंज्यूमर है और वहां पर लगातार स्थितियां जो है चुनौतीपूर्ण बनी हुई इकोनॉमी में, उसके चलते ये फोरकास्ट कट किया गया है। ओपेक का ऐसा कहना है कि जो पहले जो फोरकास्ट था प्रतिदिन का 2 मिलियन बैरल पर डे का, उसको घटाकर कर दिया है 1.9 मिलियन बैरल पर डे। तो ये एक नेगेटिव चीज आई है कच्चे तेल के फ्रंट पर, लेकिन हमारे लिए ठीक है। ठीक है, कच्चा तेल सस्ता रहे, हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, हमारे बाजारों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम क्रूड डिपेंडेंट नेशन है। हमारा कैड बढ़ता है अगर कहीं ना कहीं कच्चे तेल का इंपोर्ट हम ज्यादा ऊंचे भाव पर करते हैं। तो सोना जो है वो दायरे में है,
गोल्ड का भाव $2665 के आसपास है और हम देख रहे हैं कि डॉलर जब मजबूत हो रहा है धीरे धीरे, उसके चलते सोने की प्राइसेस पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम एशियन बाजारों की बात करें तो चाइना के बाजार, हांगकांग के बाजार ये आधे % नीचे हैं। जापान के बाजार में हालांकि आज बढ़त है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा कह सकते हैं कि सुस्त ही है। कल की अच्छी तेजी के बाद 15 अंकों की हल्की सी तेजी दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। लेकिन ओवरऑल अगर हम मूड कहेंगे तो वो ठीक है जो हमें चाहिए। सस्ता क्रूड, मजबूत अमेरिकी बाजार और एशिया में अगर हम बात करें तो चाइना कमजोर हो, हमारे लिए फिलहाल के लिए वो ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए भले नहीं, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए वो एक ठीक संकेत है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एफआईज और डीआईज की बातचीत करते हैं और इसके साथ साथ निफ्टी और निफ्टी बैंक की बातचीत करेंगे कि आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होनी चाहिए। क्योंकि आज देखिए 2 नतीजों का एक्शन होगा, एचसीएल टेक का और रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और साथ ही चूंकि लिक्विडिटी की कंसर्न्स रहेंगी क्योंकि आईपीओ भी खुल रहा है। Hyundai मोटर इंडिया का 28,000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ होगा। लेकिन एफआईज की बात करें तो लगातार 11वें सत्र में कैश में बिकवाली आई है डिम्पी, और 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है एफआईज की कैश में। लेकिन एक अच्छी चीज जो दिख रही है वो है इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज की बाइंग 8 दिनों की लगातार बिकवाली के बाद। आप आंकड़ों को किस तरह से देख रहे हैं डिम्पी, और आपको क्या लगता है कि एफआईज की बिकवाली अपने लास्ट लेग में है या फिर और थोड़े से स्ट्रेच होती हुई दिख रही है? देखिए, जिस जगह पर आके एफआईज अभी रुके हैं तो अभी भी गुंजाइश है कि और नीचे जा सकते हैं, यानी कि वो बेच सकते हैं। ये लॉन्ग पोजीशंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, लेवल्स पे तो कोई आंकड़ा लगा ही नहीं सकता, कोई जजमेंट ही नहीं कर सकता कि कौन सी चीज़ कहाँ तक जा सकती है। हाँ, लेकिन हिस्टोरिकली डाटा जो कहता है लॉन्ग पोजीशंस का, वो ये कहता है एवरेज में 15 से 20 बॉटम बनता है और एवरेज में जो हाई बनता है वो करीब 80 से 75 से 80 के बीच बीच में बन जाता है। हमने इस बार भी वैसे ही हाई बनते हुए देखा। 81 पे एफआईज रुक गए और उसके बाद इंडियन मार्केट में उन्होंने बिकवाली की। ये बिकवाली या फिर ख़रीदारी एक प्रोसेस है, इसको आप रोक नहीं सकते। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं उनकी अपनी रीजनिंग हो सकती है, लेकिन वो ये करते रहेंगे भविष्य में भी, यानी कि बाइंग और सेल करते रहेंगे। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि उसके जो लेवल्स हैं ना उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा कहाँ पे एफआईज कंफर्टेबल कंडीशन में है, कहाँ पे एफआईज ओवर बॉट हैं, कहाँ पे एफआईज अंडर बॉट है, यानी कि अंडर उनकी वैल्यूएशन है अभी। तो वो सारी चीज़ आपको चेक करनी है और इस हिसाब से फैसला लेना है। अब आते हैं सिर्फ एफआईज के ही, मैं खाली नंबर्स के साथ एक पॉइंट और भी कनेक्ट करूँगा। पहले आते हैं एफआईज के नंबर्स पे। तो आप देख रहे होंगे 6,500 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर उनकी तरफ से बिकवाली हुई है नेट में। हाँ, इसमें बिकवाली और ख़रीदारी दोनों का आंकड़ा है। और मैं कल आपको बता दूं, कल इंडेक्स में भी और ऑप्शंस में भी दोनों जगहों पर बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी पोजीशंस बनी हैं। तो बैंक निफ्टी कल जो चला, कल उसने काफ़ी सेंशंस को दूर किया और काफ़ी हद तक अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पोजीशंस में लेके आया। लेकिन निफ्टी में अभी भी 25,200 को पार होना बाकी है। और कल इंडेक्स में भी और ऑप्शंस में भी दोनों के अंदर ही थोड़ी थोड़ी सेलिंग हुई है। ये बताना क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ। अब आते हैं एक और पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। एफआईज की होल्डिंग में तो किसी तरह का बदलाव नहीं है, 35% पे लॉन्ग है। डीआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, 62% पे लॉन्ग है। रिटेल माफ़ कीजिए, डीआईज की होल्डिंग में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, 39% पे वो भी लॉन्ग है। तो आई रिपीट, 39% पे डीआईज, 62% पे रिटेल, 35% पे एफआईज हैं। ये जस्ट के तस है, कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ। कल जबकि बाजार ने अच्छी खासी बढ़त दिखाई, इस बढ़त में एफआईज की होल्डिंग में कटौती नहीं हुई तो बढ़ोतरी भी नहीं हुई। तो इसलिए मेरे लिए अभी भी मैं 10 पॉइंट का स्विंग, 10 पॉइंट का, यानी कि मैं 35 से 25 का और 35 से 45 के स्विंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। और इस स्विंग का मैं मतलब भी आपको कैलकुलेट करके दे देता हूँ। अगर आप 35 से 25 तक गए तो वापस आप 24,800 को टेस्ट करने के लिए जा सकते हो। ब्रेक कर दोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% रह गई है अब। तो आप 24,800 तक का अभी भी फिगर अपने मन से हटाओ मत। अगर 10% एफआईज और घट जाते हैं इंडियन मार्केट में तो 10 से 15 भी लेना चाहो तो 15 भी लेके जा सकते हो आप। ठीक, मैं टिल 20 और 22 तक एफआईज की होल्डिंग 24,800 तक की कैलकुलेट करता हूँ। अगर मान लो यहाँ से 10% एफआईज और बढ़ गए, उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाई या इंडिया मार्केट में आ गए तो 25,200 आपका पार हो जाएगा, 300 साढ़े 300 तक आप जाओगे। उसके बाद फिर आपको फिर से रुकना होगा।
तो कहने का मतलब है कि 200 पॉइंट ऊपर और करीब 200 से 250 पॉइंट नीचे आप स्विंग कर सकते हो इस 10% एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग बढ़ने से या घटने से। रिटेल के पास ऑलरेडी माल काफ़ी आ चुका है। मेरे हिसाब से रिटेल अगर आगे और बढ़ता है, जो 62% लेके बैठा है, अगर थोड़ा और आगे बढ़ता है तो बाजार चलेगा नहीं, क्योंकि वीक हैंड्स में माल ट्रांसफ़र हो रहा होगा। डीआईएस की होल्डिंग बहुत क्रिटिकल है। अगर 5% की डीआईएस होल्डिंग बढ़ गई तो आप ये समझिए आप नया हाई भी लगा सकते हो, वापस से नया हाई लगा सकते हो। और मैं कोई कोलकल्पित बात नहीं बोल रहा हूँ, ये वापस हाई लगा सकते हो, क्योंकि डीआईएस आए ही नहीं। और डीआईएस का अगर जोर से आए मार्केट के अंदर तो फिर एफआईएस की आपको बहुत सख्त ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी डीआईएस थोड़ा सुस्ताने वाले मूड में आते हैं तो 1-0.5% की पोजीशंस बढ़ रही हैं और वैसी कोई दिक्कत नहीं है। पुट कॉल रेशो भी मैं इसी के साथ ही जोड़ देता हूँ, एफआईएस के नंबर्स के साथ ही। पुट कॉल रेशो के हिसाब से बाजार ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है, बिल्कुल एक पे चल रहा है, फेयर वैल्यू कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये एफआईएस के डीआईएस के संकेत हो गए। और अगर हम कल के सत्र की बात करें तो 3-4 दिनों की ठहराव के बाद बाजार ने कल दम दिखाया। 150 अंकों की तेजी निफ्टी में रही और निफ्टी बैंक की बात करें तो 650 अंकों के आसपास की हमने मजबूती कल देखी। और कल की जो लीडरशिप थी उसमें बैंकिंग और आईटी का बड़ा हाथ था, तो जो लीडर्स थे वो सामने निकल के आए। डिम्पी, आज के लिए संकेत आपको कैसे दिख रहे हो और क्या करना चाहिए? हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा सुस्त शुरुआत, मतलब बहुत कोई दमखम दिख नहीं रहा है, आज करना क्या है? देखिए, अगर आप और एशियन मार्केट्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो इंडियन मार्केट की उतनी अच्छी शुरुआत नहीं हो रही है, ये पहला पॉइंट। अभी आपने चाइना वाली बात बता रहे थे कि चाइना ऐसा और क्रूड वैसा। मेरा मानना है कि क्रूड एक लेवल तक गिरना भी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा गिर गया, मैंने कई बार बोला, अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति टूटना भी भारत के लिए नुकसानदायक है। फिर वो आपको रिसेशन वाले पॉइंट्स पे आ जाओगे, फिर जो बढ़ती हुई ब्याज दरें हैं उन सब पे अलग तरीके की कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जैसी चल रही है वैसे उसको चलते रहना चाहिए। सिर्फ ये देख लेना चाहिए कि अच्छा उस चीज़ के अंदर कितना दम है और हमको कितना इम्पैक्ट डालेंगे। फिलहाल क्रूड, चाइना, ये दोनों का इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा कम है। अब आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। देखिए, मैं आपको ना निफ्टी के लेवल्स बताने से पहले कल एडवांस डिक्लाइन की रेशो दिखाना चाहता हूँ। कल अगर आप देखेंगे, मैं सिर्फ एफ&ओ का नंबर बता देता हूँ, इसमें तो खैर टोटल भी आता है। एफ&ओ के नंबर बता देता हूँ मैं, 60 शेयर सिर्फ लॉन्ग हुए हैं, ठीक है, और 50 शेयर कल शॉर्ट भी हुए हैं। ये देख रहे हो, जैसे 61 शेयर लिखे हैं, इसमें 50 शॉर्ट के हैं और वापस जो बचे हुए 11 शेयर है वो अनवाइंडिंग के हैं। और जो 114 शेयर हैं उसमें से 60 शेयर लॉन्ग के हैं और बाकी बचे हुए शेयर 59 शेयर्स करीब करीब वो शॉर्ट कवरिंग के हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि कल मैं सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट की रेशो भी चेक करूँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी ये, ठीक है, 1:2 है। लेकिन मार्केट ने डे हाई पे बंद किया है। हुआ क्या है कि कल मार्केट के अंदर बड़े शेयरों के अंदर पैसा आया, जिससे इंडेक्स ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ। लेकिन अगर आप वैसे चेक करेंगे, जैसे बीएससी का नंबर चेक करो, एनएससी का नंबर चेक करो, तो आपको देखोगे डिक्लाइंस के नंबर तक आपको ज़्यादा दिखेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट बताने का है कि ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं, हाँ, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छे से कल अपना बेस बनाया, ना केवल बेस बनाया बल्कि इस बेस को एक ऐसे लेवल तक लेके गया है कि अब आप अगर कोई नेगेटिव खबर आ भी गई, आई रिपीट माई सेल्फ, कोई नेगेटिव खबर आ भी गई तब भी मार्केट जल्दी 24,800 का निफ्टी को ब्रेक नहीं करेगा। निफ्टी 24,800 मार्केट ने सीमेंटेड कर दिया, उसको काफ़ी हद तक पक्का कर दिया। लेकिन रेजिस्टेंस पार नहीं हुआ, इसलिए मैं उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ कि आप इसको ऐसा कीजिए। रेजिस्टेंस पार होना बहुत ज़रूरी है, वो है 25,200 का। 25,200 की 2 बार की अटैम्प्ट हमारी फेल है। आज आपकी नज़र कहाँ पे होनी चाहिए? आज आपकी नज़र सपोर्ट पे नहीं होनी चाहिए, आज आपकी नज़र रेजिस्टेंस में होनी चाहिए कि 25,200 का रेजिस्टेंस कितनी जल्दी और कैसे हम पार करते हैं। बड़े शेयरों के दम पर पार करते हैं, 4-5 शेयर चलाकर, तो अच्छी बात नहीं है। कंसोलिडेशन समग्रता में चलते हैं तो फिर अच्छी चीज़ है। लेकिन 25,200 आज बैक टू बैक आपको अच्छी बढ़त और साथ क्लोजिंग भी चाहिए। अगर एक क्लोजिंग मिल जाती है 25,200 के बैक टू बैक तो फिर आप बहुत अच्छे नोट पे हो। 25,500 की तैयारी करके रखो। आप देर सवेर आओगे ज़रूर और जल्दी ही आ जाओगे, भगवान ने चाहा तो। अब आ जाते हैं लेवल्स पे कि कल क्या हुआ। कल शॉर्ट कवरिंग हुई मार्केट के अंदर, 2% का ओपन इंटरेस्ट घटा। इस ओपन इंटरेस्ट देखो, शॉर्ट कवरिंग की अपनी मर्यादा और एक मियाद है, इससे ज़्यादा वो कवर नहीं करवा। सिस्टम में जब मंदड़िए नहीं होंगे तो तेजड़िए, फिर पैसा किससे पाएंगे भाई? ये तो आप जानते हैं ना, ये मैं नया तो बता नहीं रहा कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। कोई छोड़ेगा तभी तो दूसरा पाएगा। जब छोड़ने वाले लोग ही नहीं बचेंगे तो पाने वाले लोग क्या करेंगे? तो इसलिए
शॉर्ट सिस्टम में होने चाहिए, इसी की ही कवरिंग करवा के आप चलते हो, लेकिन कवरिंग एक लेवल तक आपको लेके जा सकती है। ये सॉर्ट ऑफ अ रॉकेट लॉन्चर जैसा है, ये आपको लॉन्च तो कर देगा लेकिन उसके बाद की जर्नी आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो कुछ कुछ शॉर्ट कवरिंग रॉकेट लॉन्चर जैसा होके आपको एक लेवल तक लेके आ रहा है, कंफर्टेबल लेवल तक। ये लेवल कौन से हैं? ये 25,200 तक के लेवल है। उसके बाद बाजार को लॉन्ग करना पड़ेगा, यानी कि तेजी करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, प्रीमियम्स अभी भी हाई हैं, तो इच्छा शक्ति बताता है मार्केट के अंदर काफ़ी स्ट्रांग है। और एक और पॉइंट, वॉल्यूम की कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के अंदर अभी भी 5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़े हुए हैं, इसका मतलब शॉर्ट्स काफ़ी कवर होने के लिए बाकी हैं अभी भी। और अगर कवर होने के लिए आए तो आपको 25,200 के ऊपर अच्छे से प्लेस करवा देंगे। तो मेरा ये मानना है कि जिनके पास पोजीशन है उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जिनके पास पोजीशन नहीं है, कल नहीं ले पाए किसी वजह से, हमने कहा भी था ले लेना जरूर, लेकिन नहीं लिया, कोई बात नहीं, आज फिर से मौका मिल सकता है आपको लेने का। लेकिन आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2 स्टॉप लॉसेज आपके बनेंगे। पैनिक स्टॉप लॉस 24,800 का, नया वाला स्टॉप लॉस जो कल की बढ़त के बाद बना हुआ है 25,000 का। जब तक ये दोनों स्टॉप लॉसेज ब्रेक नहीं होते हैं आप खड़े रहो, 25,200 का वेट करो। 25,200 पार होते फिर 200-300 पॉइंट आपको और मिलेंगे। तो ये मैंने आपको सामने मोटा मोटी बता दिया, शॉर्ट वॉट करना नहीं है, उससे बचना है। फिलहाल मार्केट फ्यूरियस बुल रन के अंदर है। ऑप्शन ट्रेडर्स आज थोड़ा हाथ पीछे करके काम करना, आज ज़्यादा पैसा जल्दी जल्दी ऑप्शंस में बनेगा नहीं। जरिया निफ्टी 50 पे पर डिम्पी, कल हमने देखा कि क्या ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस रही निफ्टी बैंक की, और कई सारे सरकारी बैंक कह लीजिए या फिर प्राइवेट बैंक्स, काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द बैंकिंग मेजर्स से पार्टिसिपेशन भरपूर था। ऐसे में निफ्टी बैंक के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति? क्या वहाँ पे भी शॉर्ट ना करने की सलाह रहेगी? साथ ही कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए आप सृष्टि, अभी आपने कहा कि सरकारी बैंक चले और प्राइवेट बैंक चले। मैं सरकारी बैंकों को मैंने काउंट ही नहीं किया कल, और मैंने निजी बैंकों में भी सिर्फ 4 बैंकों का कल नाम लिया। और इन 4 बैंकों का कल मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि एक खिलाड़ी मैदान में जाता है एशियाड, ओलंपियाड या फिर किसी तरह से कॉमनवेल्थ खेलने के लिए, बार बार वही गलती कर रहा है। तो खिलाड़ी को ना उसके कोच उसको दिखाते हैं वीडियो, देखो तुम यहाँ पे गलती करते हो इसलिए तुम हार जाते हो, तो अपनी गलती को सुधारो। तो ये जो प्लेयर आता है वापस अपने देश में अच्छे से तैयारी करता है, और फिर से जब खेलने के लिए जाता है तो कम से कम वो गलती नहीं करेगा। और गलती हो तो अलग है, लेकिन कम से कम वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वो पूरी प्रैक्टिस करके आया है। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वही करके आया। बैंक निफ्टी 51,500 पे 2 बार वापस मुड़ा। उसके पास सब कुछ था, उसके पास एक स्ट्रांग पुल बैक था, वैल्यूएशन थी, शेयर्स थे, भाई आरबीआई का बयान था, फेड का कन्विक्शन था, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी नहीं चल पाया 51,500। एक प्रॉब्लम जो बार बार आ रही थी वो था सबका साथ सबका विकास। 2 शेयरों के दम पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए जा रहा था, हो नहीं रहा था उससे, और बार बार एचडीएफसी को पकड़ता और आईसीआईसी को पकड़ता कि भाइयों मेरे को पार कराओ, होता नहीं था। तो जब ये बात हुई ड्राइंग रूम में कि भाई आप सबको आना पड़ेगा, तो सब में कौन आया? कोटक आया, इंडसन आया, आईसीआईसी आया, एचडीएफसी आया। कल आप सबके चार्ट उठा के देख लो, इंक्लूडिंग फेडरल बैंक, आप सबके चार्ट उठा के देख लो, सिर्फ एक एक्सेस को छोड़ के, क्योंकि एक्सेस में सुबह से ही थोड़ा प्रेशर था, और सभी ने जब साथ दिया तो मार्केट ने एक दिन के अंदर 2 लेवल्स दिखाए आपको। क्या लेवल्स दिखाए? 51,500 को पार किया, 51,800 को टेस्ट किया, उसके ऊपर क्लोज किया। ये ऐसे नहीं हो जाता, ये सबका साथ सबका विकास से हुआ। तो इसलिए कल का सेशन मेरे लिए बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट था, और हमने कल खुल्लम खुल्ला कहा, पूरे डंके की चोट पे, आप चाहे तो हमारी रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, कि आप 1 से 2 लॉट जरूर लेना, ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट मत करना। ये अपॉर्चुनिटी आपको रेयर मिलती है मार्केट के अंदर, महीने में शायद इक्का दुक्का बार मौका मिलता है जब डाटा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई मेरे को प्लस कर लो, मैं पैसे दूंगा आपको। तो कुछ कुछ कल बैंक निफ्टी यही कहने जा रहा था आपसे, और जिन्होंने किया कल उन्होंने 600 पॉइंट का गेन लिया। इंट्राडे काटो नहीं काटो वो आपकी मर्जी है। अब मैं आगे की जर्नी बता देता हूँ। यहाँ तक तो आप आगे हो, लेकिन यहाँ से आगे थोड़ा टफ है रास्ता, तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा और ज़्यादा मजबूती के साथ। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, अगर आपके पास कोई पोजीशन है, मान लो आपने ले रखी है, तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 51,500 का लगाओ। अगर पोजीशन कल नहीं ली, आज लेना चाहते हो, 51,500 का स्टॉप लॉस लगाओ। तो 2 स्टॉप लॉसेज आपके पास हो गए, यानी कि नए और पुराने वालों का, लेकिन वैल्यू एक ही है, वो 51,500। हाँ, लेकिन जिनको लगता है हम सीरीज तक रखेंगे तो फिर उनके लिए 51,500 नहीं है, वो हिट हो सकता है कभी भी, तो आप फिर रखो उसके अंदर 51,200, 51,000। तो वो आप अपना स्टॉप लॉसेज रख लो, आप सिस्टम में बने रहो। टारगेट दोनों का बता देता हूँ, नए और पुराने वालों का, वो है 52,200, 52,500। मेरा ऐसा मानना है कि सब कुछ अगर ठीक रहा, बढ़िया से बाइंग होगी वापस से, तो आप इसी सीरीज में
आई रिपीट माई सेल्फ, आप इसी सीरीज में 52,500 भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, इसी सीरीज में। जब इसी सीरीज में टूटे हैं ना, यहीं से तो टूटे स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर मंथ से ही, तो देखो ना 2,500 पॉइंट चले गए थे। तो अगर मैं 1000 पॉइंट जोड़ भी रहा हूं तो मैं बहुत बड़ी पॉइंट नहीं बात बोल रहा मैं। तो 52,500 आप इस सीरीज में जोड़ सकते हैं, आसाम से आ सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि कोई भी एबनॉर्मल ऐसी खबर ना आ जाए जो मार्केट को समझ में ना आ रही हो और उसके लिए वो मार्केट पूरी तरह से प्रिपेयर ना हो। शॉर्ट वॉट करना नहीं। ऑप्शंस ट्रेडर्स चाहें तो बैंक निफ्टी के अंदर कल काम कर सकते हैं। 51,500 वाली कॉल कल हमने नोटिस करवाई थी और हमारे कल 12 बजे वाले शो के अंदर 52,000 वाली कॉल भी अजीत मिश्रा आपको दे के गए थे। दोनों का रिटर्न देख लो क्या ज़बरदस्त था। 51,500 वाली कॉल ने तो 200% तक का रिटर्न कल इंट्राडे स्विंग में दिया। मैं आपको आदत नहीं लगवाना चाहता 200% की, बट बताना ज़रूर चाहता हूँ कि देखिए मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेड के अंदर बहुत बढ़िया पैसे बनते हैं, लेकिन अब तो खैर से अभी थोड़ा रेगुलेशन दे रहा है इस पर। 20 नवंबर के बाद आपको ऑप्शंस थोड़े कम होते हुए दिखने लग जाएंगे। पुट कॉल रेशियो वगैरह सब कुछ ठीक है। विक्स 13 के आप बंद हुआ है, मैंने कल आपको ये नोटिस करा था, विक्स 13 है। विक्स यहीं रहना चाहिए, विक्स नहीं बढ़ना चाहिए, अब ना घटना भी नहीं चाहिए। घटोगे तो डल हो जाओगे, बढ़ोगे तो फियर आ जाएगा। यहीं पर टिके रहो, विक्स को यहीं टिका रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो शेयर हैं वो 12 शेयर F&O बैन में है, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। अभी मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अगर कोई ट्रेड बताते हैं तो चेक कर लेना बैन में है कि नहीं है। बहुत लंबी सूची है इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, सीधा स्क्रीन पर छपी हुई आ जाएगी। 12 शेयर F&O बैन में है। रचना वैद्य हमारे साथ हैं, वैशाली पारिक, किरण जानी, तीनों मेहमान मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से हमारे लिए समय निकाला। रचना मैम, जरा आपसे ही शुरू कर रहे हैं मार्केट की शुरुआत एनालिसिस की, इंडेक्स की। पहले आपका कैलकुलेशंस क्या कहते हैं निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे, और जो हमने अपनी बात रखी है अगर उसमें कहीं भी कोई कमी है तो उसको आप करेक्ट भी कीजिएगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और मेरी जो आज के लिए रणनीति रहेगी फॉर निफ्टी, पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो उसमें यही है कि देखिए मार्केट ने बहुत दिनों से गिरना तो बंद कर दिया है और धीरे धीरे करके वो स्टेबलाइज होने जा रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में चला गया था पिछले 3-4 दिन से। अब यहाँ से ऐसे एक बार बॉटम बनने के बाद भी अगर कंसोलिडेशन में है तो राइज के लिए क्या चाहिए मार्केट को? एक टेलविंड चाहिए, पीछे से एक धक्का चाहिए जो मार्केट को आगे लेके जाने में थोड़ी हेल्प कर दे। पर आज हमारे पास 2 दिग्गज है, HCL टेक एंड RIL, जिसके नतीजे कल आए हैं और जिनमें अच्छे नतीजे, अच्छे नंबर्स हमने देखे, जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है आज आईटी सेक्टर में, ओवरऑल आईटी सेक्टर में अलोंग विद HCL टेक ऑब्वियसली एक मूवमेंट अच्छी रहनी चाहिए। कल भी थी और आज वो कंटिन्यू होनी चाहिए। और TCS के नतीजों को एक एक्सेप्शन के तौर पे देख के मार्केट जो है लैच ऑन करेगी विद द गुड नंबर्स फ्रॉम HCL टेक। और RIL ने अगर साथ दिया तो मार्केट में 4 चांद लग सकते हैं। तो आज का दिन मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए। थोड़ा नहीं तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा हमारे लिए क्रूड ऑयल की तरफ से भी सपोर्ट है, तो इसीलिए वो भी हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज बन के बैठेगी। एंड आज अगर हम 25,300 के ऊपर निकल गए तो 25,550 की तरफ बहुत ही जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा निफ्टी के ऊपर रुझान है। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में कल भी हमने देखा था कि अच्छी मूवमेंट आने की कोशिश करी थी। एज यू वेरी राइटली सेड कि ज्यादा लेग्स ने सपोर्ट किया था मार्केट को, तभी ये चीज मुमकिन हुई थी, 1 या 2 लेग से नहीं होती। तो ये चीज में भी आज 52,100 के आसपास एक फ्यूचर्स पे रेजिस्टेंस है, अगर उसको निकाल दिया तो फिर 52,850 की तरफ हम जाने के लिए निकल पड़ेंगे। मेरे हिसाब से आज ये चीज यहाँ पे भी पॉजिटिवली प्ले आउट होनी चाहिए एंड ओवरऑल एक ग्रीन डे रहना चाहिए। तो ग्रीन डे रहना चाहिए, दोनों ही शेयर्स बढ़िया चल सकते हैं और दोनों इंडाइसेस माफ़ कीजिए बढ़िया चल सकते हैं। रीजनिंग आपको रचना वैद्य ने ऑलरेडी आपको मोटा मोटी बता दी है, लेवल्स वगैरह हमने आपको क्लियर कर दिए। अब जरा कॉल्स लेना शुरू करते हैं और तीनों मेहमानों से फटाफट से कॉल्स लेंगे ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। वैशाली पारिक, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेडिंग कॉल से आज कर रहे हैं शुरुआत, प्लीज़ बताइए मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। सो मैं एक्चुअली कैश कैटेगरी में कैम्स एक रेकमेंड करना चाहूँगी, बिकॉज कल हमने देखा BSE अच्छे से चल चुका, CDSL अच्छे से चल चुका। सो आई थिंक नाउ टेक्निकली वेल प्लेस्ड कैम्स एक मुझे सही लग रहा है ये लेवल से। 4600 इज द लेवल राइट नाउ। 4500 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक खरीदा जा सकता है फॉर अ ट्रेडिंग टारगेट ऑफ 4900। फिर दूसरा है जो टेक काउंटर में से है वो ऑफ कोर्स जैसे रचना ने भी बताया, HCL टेक्नोलॉजी हमारा भी एक पिक है और हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इसके लिए टारगेट है 1900 और स्टॉप लॉस रहेगा 1820।
SCL टेक, मैम एक बार जरा स्टॉप लॉस टारगेट वापस से बताना, हम स्टैंपिंग कर दें। SCL टेक 18 HCL Tech 1820 stop loss 1900 target। 1900 का टारगेट है। वैसे बता दें इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं और मार्केट की उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे हैं नंबर्स। एक बार हम आपके स्क्रीन पर वापस से चला भी देते हैं, आप देख भी लीजिएगा। आज 2 नंबर। अच्छा, एक और चीज़ मैं थोड़ा बताना भी भूल गया जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा था। रिलायंस के नंबर अच्छे आए और रिलायंस निफ्टी का वेटेज रखता है। रिलायंस का आज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रिलायंस का रिएक्शन अगर थोड़ा भी ठीक रहता है तो आपको वैसे भी चिंता करने की बात नहीं है। ये एक तरह का कुशन, एक तरह की लेयर और मैं डाल देता हूँ आपके सपोर्ट्स के अंदर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज एक कॉल ऑलरेडी आ चुकी है। वैशाली पारिक भी कह रही हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया चल सकता है और SCL टेक उनकी लिस्ट में है, कैम्स उनकी लिस्ट में है। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज उनकी लिस्ट में अभी तक आए हैं। किरण जानी से ट्रेड लेते हैं, फिर रचना मैम से भी उनके ट्रेड करके आपके सामने कंपाइल कर देंगे पूरा। किरण सर नमस्ते, आपके ओपनिंग ट्रेड सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट एक वेरी वेल प्लेस्ड है। ब्रेकआउट स्टॉक काफी सारे हैं, तो हमें लग रहा है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बाय एंड डिप्स करना चाहिए, या तो ब्रेकआउट के ऊपर अवेलेबल है तो करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग जाना चाहिए। सो हमारे 2 पिक रहेंगे। पहला जो रहेगा वो केमिकल सेक्टर से रहेगा, ग्रेफाइट इंडिया, सॉरी। अब ग्रेफाइट इंडिया की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट के ऊपर से, डेली चार्ट के ऊपर से स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे था। लास्ट 3 दिन में लगातार हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के चलते हुए वो अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर इंक्लूडिंग 200 डेज के ऊपर आ चुका है। वॉल्यूम के साथ हमने देखा है कि नीचे के लेवल से काफी अच्छी बाइंग आई है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के ऊपर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सेटअप है। 580-84 के बीच की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 620 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 570 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे ग्रेफाइट के अंदर। दूसरा जो कॉल है वो कमोडिटी सेक्टर से है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक। जिस तरह से आप सिल्वर के अंदर रैली देख रहे हो, इंटरनेशनल सिल्वर $31 के ऊपर सस्टेन है, $30 को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये काफी एक अच्छा साइन है सिल्वर के लिए। और हिंदुस्तान जिंक बीइंग एन सिल्वर प्रोड्यूसर, ये टेलविंड्स कहीं ना कहीं फंडामेंटली है। दूसरा अगर टेक्निकली हम बात करें तो 200 टीएमए के आसपास उसने एक अच्छा खासा बेस बनाया है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। तो अगर ये 520-530 का क्लस्टर क्रॉस करता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक शार्प अपसाइड भी देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ ये थोड़ा प्री अटेम्प्ट है, लेकिन ओवरऑल सिल्वर की रैली को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी बाइंग। तो 520 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे। 550 का टारगेट रहेगा एंड 504 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो ग्रेफाइट एंड हिंदुस्तान जिंक हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। जी कि ये कॉल हो गया और मेटल में हिंदुस्तान जिंक पर भरोसा बरकरार है। 550 के टारगेट के लिए 504 का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिएगा। बढ़िया है। रचना जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए मैम, आपके शेयर्स कौन से होंगे, क्या खरीदने की आप सलाह देंगी आज? जी गुड मॉर्निंग। और मेरे स्टॉक्स जो रहेंगे वो दोनों रिजल्ट बेस्ड रहेंगे। वन इज HCL टेक एंड RIL इज, सेकंड इज RIL। HCL टेक इज अ रेपुटेशन, हमारे कलीग ने भी दिया है। HCL टेक में मैं पिछले 3 दिन से मीडिया पे इसके बारे में बात कर रही हूँ। इसका रिजल्ट जब नहीं भी आया था, इसके चार्ट सेटअप में एक स्पेशल चीज थी। देयर वाज अ वेरी वेरी नाइस फ्लैग फॉर्मेशन ऑन द डेली चार्ट, जिसमें से ब्रेकआउट की अटेम्प्ट चालू थी पिछले 3 दिन से, और लग रहा था कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस चीज को फ्रक्टिफाई करे, वरना ऐसा सेटअप नहीं बनता। और आज मेरे हिसाब से वो प्ले आउट होना चाहिए। यहाँ पे 1835 के एसएल के साथ अगर फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो 1900 एंड 1930, 25-30 तक के नंबर्स देखने की उम्मीद है। दिस अदर काउंटर इज RIL में एक तो पोजीशनिंग ऐसी है कि कोई भी रैली आई नहीं है और ऊपर से नंबर अच्छे आए हैं, तो दैट गिव्स मोर फोर्स टू द स्टॉक, और इसलिए यहाँ पे भी फ्यूचर्स में बाइंग करनी चाहिए क्योंकि पोजीशनिंग फेवरेबल है और पूरी रैली अभी देखने को बाकी है रिजल्ट रिलेटेड। तो फ्यूचर्स के हिसाब से ऐसे लगाना चाहिए 2740 पे, और टारगेट होना चाहिए 2800 एंड 2830। ठीक है रचना जी, आपने अच्छा किया कि 2 बड़े रिजल्ट आए हैं और दोनों पर ना सिर्फ आपने व्यू दे दिए बल्कि बाय के रिकमेंडेशन भी आपने साथ साथ दे दिया, और टारगेट और स्टॉप लॉसेस भी स्क्रीन पर हैं। फ्यूचर्स के लेवल आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहे हैं। HCL टेक के लिए टारगेट होगा 1900 और 1925 रुपये का। और अगर हम बात करें रिलायंस की अगर टारगेट की, तो फ्यूचर्स में इसका टारगेट होगा 2800 रुपये का और 2830 रुपये का। 2750 रुपये के आसपास के भाव हैं। और आज जिस तरह का नतीजा है, उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि आपको दिख सकती है इसमें तेजी। 2800 रुपये के ऊपर जाने की बिल्कुल कोशिश करेगा ये शेयर आज के सत्र में। लेकिन एक और काम करते हैं, अब इन नतीजों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि इनमें क्या चीजें नोटिस करने वाली रही रिलायंस के नतीजों में और HCL टेक के नतीजे में। क्योंकि रिलायंस में
कारोबार ढेर सारे हैं, उसमें रिटेल भी है, उसमें ऑयल टू केमिकल भी है, उसमें जियो का भी पार्ट है। तो जरा समझते हैं कि किस तरह के नंबर्स आए हैं और एचसीएल टेक के नतीजे कैसे हैं। हमारे सहयोगी जिनेह नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिनेह, आपसे हम स्टॉक से न्यूज भी जानेंगे, लेकिन पहले आप जरा नतीजों के बारे में बताइए, नंबर्स किस तरह से आए हैं और की जो हाईलाइटिंग फोकस रहे हैं वो क्या रहे हैं? जी बिल्कुल, तो पहले हम निफ्टी के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे से देखेंगे। ओवरऑल अनुमान के हिसाब से इनलाइन नंबर्स हमें नज़र आए हैं। सारे सेगमेंट्स में, रिटेल, ऑयल एंड गैस, सभी सेगमेंट्स में इनलाइन नंबर्स हमें देखने मिले हैं। ओवरऑल अगर हम रेवेन्यूज़ देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फ्लैट नज़र आया है। वहाँ पे कामकाजी मुनाफा इबिट्टा में हमें 1% का इंप्रूवमेंट देखने मिला है। वही इबिट्टा मार्जिन में भी हमें थोड़ा सा एक्सपेंशन देखने मिला है। 16.9% ये क्वार्टर दर्ज किया है वर्सेस 16.7%। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे हमें 9% का जंप देखने मिल रहा है। 16,563 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रजिस्टर किया है वर्सेस 15,140 करोड़ के आसपास का। इसी के साथ आईटी स्पेस से तीसरी बड़ी दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक ने भी अपने नतीजे पेश किए थे। अनुमान के हिसाब से काफ़ी दमदार नतीजे पेश किए हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 3% का हमें बढ़ोतरी देखने मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। वहीं इबिट में भी हमें 12% का जंप देखने मिल रहा है। वहीं अगर हम पैट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट अनुमान के हिसाब से फ्लैट नज़र आया है, जो कि अनुमान भी लगाया जा रहा था। वहीं मार्जिन्स की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे 150 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखने मिला है। ये क्वार्टर 8.6% का मार्जिन रिपोर्ट किया है वर्सेस 7.1 क्वार्टर। और आगे चल के अगर डील्स पाइपलाइन की बात करें तो कंपनी ने कमेंट्री दी है कि वो काफ़ी रोबस्ट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और उसके साथ कैश जनरेशन भी काफ़ी दमदार उन्हें नज़र आ रहा है। इसी के साथ एंजल वन ने भी अपने नंबर्स रिपोर्ट किए थे। गुड सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 45% की करीब हमें जंप देखने मिल रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट में 40% का जंप देखने मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे मार्जिन्स के ऊपर तो 200 बेसिस पॉइंट्स 2% का इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। 44.4% ये क्वार्टर पेश किए हैं। वहीं इबिट्टा की बात करें तो 51% का जंप देखने मिला है। टोटल क्लाइंट बेस कंपनी ने रिपोर्ट किया कि 2.75 करोड़ का टोटल क्लाइंट बेस है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11% का हमें जो है जंप नज़र आया है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया जिनेह नतीजों पे बताने के लिए हमें कि किस तरीके के नतीजे रहे अनुमान के मुताबिक। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे, पर कमेंट्री जो है पॉजिटिव साइड रही। हमारे एक्सपर्ट्स भी उसे हाईलाइट कर रहे हैं टेक्निकल फ्रंट पे, इस पे रखिए नज़र। और एचसीएल टेक के नतीजे काफ़ी दमदार रहे, इसका भी प्राइस एक्शन हम आज नोट करेंगे। पर जिनेह, इसके अलावा खबरों के लिहाज से कौन से काउंटर्स हैं फोकस में, वो भी बताइए। जी बिल्कुल, तो पहले हम खबरों के दम पर देखेंगे जाइडस लाइफ साइंस को। सो आईसीएमआर और जाइडस दोनों कंपनी ने इनिशिएट किया है फेज़ 2 प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ट्रायल। ये एक ड्रग के लिए है जो सिकल सेल डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा आईआरसीटीसी भी आज हमें फोकस में दिखेगा। नीर प्लांट जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश स्थित है, वहाँ पे उन्होंने अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पे शुरू किया है और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये प्लांट का वो होगा 72,000 लीटर्स पर डे का। इसी के साथ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज हमें फोकस में नज़र आएगा। कंपनी को महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड एमएमबी से एक एलओआई मिला है, लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, जहाँ पे वो डेवलप करेंगे एक मल्टीपर्पज़ पोर्ट, जिसके लिए एलओआई मिला है पालघर के लिए। इसी के साथ आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी आज हमें फोकस में दिखेगा। कंपनी और एवर एनवायरनमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट, ये दोनों कंपनी एक जेवी फॉर्म करने वाली है सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। इसी के साथ ओला इलेक्ट्रिक भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि फेस्टिव सेल्स कंपनी में काफ़ी दमदार शुरुआत देखी गई है। टोटल मार्केट शेयर उन्होंने जो रिपोर्ट किया है अक्टूबर के महीने में वो 34% का रिपोर्ट किया है। इसी के साथ CESC भी आज हमें फोकस में दिखेगा। कंपनी का जो सब्सिडरी है पूर्वा ग्रीन पावर सब्सिडरी, वो एक शेयर परचेज एग्रीमेंट में एंटर किया है, एक्वायर करने जा रहा है देशराज सोलार एनर्जी को। बहुत बहुत शुक्रिया जिनेह, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स पर रहेगी नज़र, पर इसमें से जब नतीजों के लिहाज से फोकस रहेगा वो तो 2 लार्ज कैप नेम्स में रहेगा ही। पर एक बार वैशाली जी, आपसे एंजल वन पे भी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि ये स्टॉक के भी नतीजे आए हैं। नतीजों के लिहाज से जो नंबर्स हैं वो अच्छे दिख रहे हैं, मार्जिन्स में सुधार हुआ है, प्रॉफिट में एक अच्छा जंप रहा है, पर प्राइस एक्शन क्या बता रहा है वैशाली जी, और कौन से लेवल्स यहाँ पे ध्यान रखें? तो डेफिनेटली एक्चुअली कल से हम भी ये एंजल वन और ये सब ब्रोकिंग जो स्टॉक्स है, एडलवाइस, जेएम फाइनेंस, सभी पे हमारा ध्यान था। कल वॉल्यूम भी बहुत ही था।
सो आई वुड से दैट ये स्टॉक को सस्टेन करना है 2800 के ऊपर, और एंड इफ सो अगर वो सस्टेन करता है तो ये व्यू और भी पॉजिटिव बनेगा, एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट ऑफ 3200 टू स्टार्ट विद। सो व्यू फिलहाल बुलिश है, और इसको खरीदा जा सकता है 2650 के स्टॉप लॉस के साथ। कन्फर्मेशन कन्विक्शन इज ऑल द मोर अबाउट 2800। रेंजर वन मौजूदा लेवल्स पर भी खरीदा जा सकता है। वैशाली जी को पसंद आ रहा है, उन्होंने कुछ लेवल्स भी हाईलाइट किए। पर किरण जी, आज आईटी काउंटर्स पर नज़र तो ज़रूर रहेगी, और मैं एक बार फिर से आपको विप्रो के लिए बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि पिछली बार हमने डिस्कस किया था क्या ज़बरदस्त मूव रहा, और कल के सत्र में भी 4% की तेज़ी इस काउंटर ने दिखाई। पर आज HCL टेक के नतीजों के लिहाज से जो सेंटिमेंट सुधरता हुआ नज़र आएगा, किरण जी क्या कोई और आईटी स्टॉक है जहां पर आपका नज़रिया बुलिश है और जहां पर नज़र रखनी चाहिए? सो ओवरऑल अगर हम देखें तो एज ऑफ नाउ मिड कैप एंड लार्ज कैप दोनों आईटी में कहीं ना कहीं मूवमेंट अच्छी चल रही है। तो एक और मिड कैप आईटी है जहाँ पे हमें लग रहा है कि एक बार के लिए एक अच्छा मूव आ चुका है। अच्छे मूव आने के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, वो है एम्फोसिस। एम्फोसिस अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखोगे एम्फोसिस का, तो वहां पे एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को हमें मिल रहा है। तो रिसेंटली जो उसने राउंडिंग टॉप या तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, उसका टारगेट आ चुका है जो बेरिश पैटर्न थी। अब कहीं ना कहीं लोअर लेवल के ऊपर एक बुलिश पैटर्न बना रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी हम देखें तो एक बुलिश डाइवर्जेंस है। तो कहीं ना कहीं एम्फोसिस के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। 2960 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। एक बार के लिए करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है तो लॉन्ग करके जाना चाहिए। 2900 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और कहीं ना कहीं ये वापस ऊपर में 3200 तक जा सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन फॉर विप्रो। ठीक है, तो चलिए अब एम्फेसिस पे रखिए नज़र। 2900 के आसपास जो है आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। 3100 और 3200 तक के जाने का स्टॉक दमखम रखता है, तो इस स्टॉक को भी फोकस में ज़रूर रखेंगे। निफ्टी वैसे ठीक है, आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, दो नंबर्स आपके पास अच्छे हैं, पहला HCL टेक, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो उम्मीद से मार्केट की उम्मीद से बेहतर है। ठीक, तीसरा पॉइंट यह है कि ग्लोबल मार्केट्स में जो कमोडिटीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक आपके फेवर में है। ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स ठीक हैं, और कल का आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सारी चीज़ें मैंने टिक टिक करके आपके सामने ऑलमोस्ट ग्रीन रखी हैं। लेकिन इस बीच इसके अंदर भी कुछ सेलेक्टिव शेयर्स ऐसे होंगे जो आज काफ़ी अच्छा प्ले वापस से दे सकते हैं। उसमें से ज़रा पता करते हैं कौन से शेयर हैं। क्या आईटी का बोलबाला आज भी वापस होगा? दो शेयर जिन्होंने कल अच्छी लॉन्ग पोजीशंस दी हैं और वो टिपिकली BTST में भी काउंट हुई, वो था टेक महिंद्रा। एक बार रचना मैम, टेक महिंद्रा आप जरा चेक करना, आपको ये शेयर ठीक लग रहा है क्या? ये आज भी प्लस किया जाना चाहिए? एक बार अनम्यूट कर लीजिए रचना मैम प्लीज। सॉरी अबाउट दैट। टेक महिंद्रा में कल भी मोमेंटम था, और ये एक ब्रेकआउट के Yes. साथ मोमेंटम है। ब्रेकआउट जो है वो करीब करीब 3 महीने का है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, और आज तो पूरा ही आईटी चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अगर ये काउंटर खुलने के थोड़े 2-5 मिनट बाद अगर 1680 के ऊपर सस्टेन कर लेता है अपने आप को, तो ये काउंटर 1720 एंड 1740 की तरफ जाने के लिए निकल पड़ेगा। डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए 1670 को नजर में रखना चाहिए। तो एक और शेयर हो गया। देखिए आईटी के जब अच्छे नंबर एक के आएंगे ना, तो दूसरे पे उसकी छाप जाती है, और कई बार दूसरा तो ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता है इसके नंबर एक्चुअली में आने हैं, क्योंकि वो तो कश्मकश में है, पता नहीं अच्छे आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही आ जाए दूसरा तो वैसे ही प्रिपेयर्ड है। तो टेक महिंद्रा को देख के कुछ कुछ वैसा ही मेरे को फील हो रहा है। एक और शेयर भी है, वो थोड़ा आईटी से हट कर है। वैशाली में एक बार ज़रा वो आप चेक करना, उस शेयर का नाम है पेज इंडस्ट्रीज। शेयर थोड़ा महंगा है बट है काम का, काफ़ी अच्छी जगह पर प्लेस्ड है। कल वॉल्यूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा बना है इसके अंदर, OI एडिशन जिसको हम कहते हैं। ज़रा देख के बताइए चलेगा क्या आज? आज की बात तो पता नहीं है, बट हम ये स्टॉक 35,000 से रेकमेंड कर रहे हैं, और अभी आप देखेंगे वीकली चार्ट पे भी वो कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट के ऊपर है। तो आई थिंक ग्रेजुअली ये स्टॉक मेरे हिसाब से 50,000 की तरफ जाना चाहिए। सो आई थिंक इट इज अ बाय एट एवरी डिक्लाइन। फिलहाल द नियरेस्ट सपोर्ट जो अगर हम देखते हैं वो है एट अराउंड 44,800, और अभी फिलहाल चल रहा है 45,600। सो मेरी सलाह रहेगी हर एक डिप पे खरीदा जा सकता है, बिकॉज लंबे समय का नजरिया मुझे काफी पॉजिटिव लग रही है।
ठीक है, एक और शेयर है किरण जानी, वो मैं आपसे पता करता हूँ। एक्चुअली ये मैं थोड़ा रोज़मर्रा की चीज़ों से हटकर है, वो है इंडिया मार्ट का शेयर। एक बार ज़रा दिखाना, 3000 के आसपास बंद हुआ, वो 3000 का शेयर है। इसकी ज़रा फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना है इंडिया मार्ट की, वहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़िया और बेहतर तरीके से दिखेगा। कल की क्लोजिंग भी अच्छे नोट पे हुई है, ऑलमोस्ट डेज हाई पे। किरण जी, जरा इसका डेली, आवरली, वीकली, मंथली जो भी आपको चेक करना है करो। आप देखोगे आप कि अच्छा बेस, यू शेप बेस बना हुआ है और ब्रेकआउट की कर रहा है तैयारी। कितना टारगेट रखें और प्लस करना है कि नहीं? सो इंडिया मार्ट अगर हम देखें तो डेली के ऊपर डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन जो बेटर ब्रेकआउट या बेटर चार्ट प्लेस है वो कहीं ना कहीं आवरली चार्ट के ऊपर है। क्लियर कट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और कल की अगर लास्ट आवर की कैंडल देखोगे तो विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो 3030 के आसपास की क्लोजिंग है, डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 2984 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर 2984 ब्रेक नहीं करता है नीचे में, देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 3200 तक के टारगेट्स भी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया मार्ट वेरी गुड चॉइस, एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट है, इसमें हम बाय करके जा सकते हैं। एक शेयर जो कल बहुत तेज़ी से टूटा, सबको पता ही होगा कि वो एफ&ओ का भी टॉप लूज़र बना, उसका नाम था टाटा केमिकल्स, लेकिन ये टूटते ही बैन में भी आ गया। कल एफ&ओ बैन में टाटा केमिकल्स आपको दिखेगा, और मैं बोलूँगा काफ़ी दिनों के बाद टाटा केमिकल्स इस तरह के वॉल्यूम दिखाने के बाद बैन में पहुँचा है। रचना मैम, एक बार ज़रा आपका व्यू पॉइंट टाटा केमिकल्स में। टिपिकली बैन आने पर शॉर्ट तो होगा नहीं, अभी ये नया शॉर्ट्स तो क्रिएट होगा नहीं। सिस्टम में कल काफ़ी ज़ोरदार शॉर्टिंग हुई है, इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना, हाँ उसमें ओपन इंटरेस्ट छपा होगा। तो मेरे को लगता है थोड़ी कवरिंग भी आ सकती है, तो नियर बाय के सपोर्ट बता दो जहां से कवरिंग आने के चांसेस हैं। जी, टाटा केम में जो है प्राइस एक्शन फिलहाल इतनी स्ट्रॉन्ग गिरावट के बाद जो आके बैठी है 1106 के प्राइस में, मेरे हिसाब से 1090 इज अ गुड सपोर्ट। 1090 अगर होल्ड कर जाएगा तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी मैम 1090 पे, इसके चांसेस कितने हैं? जी, उसके लिए हम प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे मार्केट ओपन होने के बाद। अगर वो पहली 5 मिनट में अगर 1090 को होल्ड करेगा और धीरे-धीरे करके अगर 1 या 2 भी ग्रीन कैंडल दिखाएगा तो और तभी हम उस पे भरोसा करेंगे, एंड नॉट बिफोर दैट। ठीक है, तो इसको हम वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डाल देते हैं, और आज का जो लेवल्स है वेट एंड वॉच वाला वो है 1090। छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करना हो, मान लो 100 शेयर करने हैं, एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 10 करो। 1000 करने हो तो 100 करो, लाख करने हो तो 1000 करो। वैसे वाली कैलकुलेशंस अगर आप करना चाहते हो 1090 का स्टॉप लगा के एक बार देख सकते हो। बैन में आया है, सिर्फ यही एक चेंज है और कोई चेंज नहीं है। कल शॉर्टिंग हुई है, एग्रेसिव है, डेज लो पे बंद हुआ है, सारा डाटा खराब है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। सिर्फ कल और आज में एक चीज़ का रातों रात फ़र्क हो गया, वो था बैन में आना। बैन में आने से शॉर्ट्स बनेंगे नहीं, जो है सिस्टम में वो टिपिकली कवरिंग पे आ सकते हैं, इसलिए 1090 की इंपॉर्टेंस अब बढ़ गई है, इसलिए हमने आपके सामने पता भी किया। वरुण इस बीच मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको जरा ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स के बारे में बता देंगे। वरुण जी, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो शुरुआत में रिलायंस के साथ ही करूंगा, और यहाँ पे सबसे पहले सिस्टमैटिक्स की रिपोर्ट है, जिन्होंने इसको अपग्रेड किया है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, प्राइस टारगेट बढ़ाया है 3050 से बढ़ा के 3145 का किया। इनका कहना है कि O2C बिजनेस जो है थोड़ा वीक था, और रिटेल कारोबार उसने इस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को ड्रैग किया है। हालांकि अनुमान लगा रहे हैं कि रिवाइवल हो सकता है सेकेंड हाफ में O2C और रिटेल दोनों कारोबार में, और आरपूस ये बड़े हैं, और आगे चल के आपको अगले 2-3 क्वार्टर्स में और बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। नुहामा की रिपोर्ट है, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है रिलायंस पे 3650 का प्राइस टारगेट। इनका कहना है कि क्वार्टर थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन आगे के प्रॉस्पेक्ट्स जो है ग्रोथ के, वो इस कंपनी के अभी भी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं एचसीएल टेक की, तो इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, बिकवाली की सलाह बरकरार रखी है, प्राइस टारगेट हालांकि बढ़ाया है, 1312 से बढ़ा के 1540 का किया है। इनका कहना है कि जो बॉटम एंड ऑफ गाइडेंस है उसको थोड़ा बहुत नैरो डाउन किया है, और साथ ही डील विंस जो है वो थोड़ी बहुत लोअर थी H1 में, हालांकि पाइपलाइन जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, तो ये अच्छा है। और नुआमा की रिपोर्ट है एचसीएल टेक पे, जो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, प्राइस टारगेट बढ़ाया है 2020 से बढ़ा के 2125 का किया है। इनका कहना है कि एस्टीमेट के बेटर थे एचसीएल टेक के ओवरऑल नतीजे, और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने कहीं ना कहीं डिलीवर की है, और जो रेवेन्यू गाइडेंस जो है उसको थोड़ा बहुत बढ़ाया, तो वो इनको अच्छा लग रहा है। JSW इंफ्रा, यहाँ पे नुआमा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 390 का है। इनका कहना है कि ओवरऑल पोर्ट सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, पेरेंटेज अच्छा है, और सेकंड सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है, तो आगे चल के काफ़ी फ़ायदा आपको दिखाई देगा।
मारुति HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस 14,500 का दिया है। इनका कहना है कि नवरात्रि में अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल्स की जो ओवरऑल ग्रोथ थी वो थोड़ी बहुत म्यूटेड थी। साल दर साल 3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई, टू व्हीलर्स में करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि अनुमान के मुताबिक है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा था उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। फेडरल बैंक सिटी की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 231 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि Q2 का जो बिजनेस अपडेट इस कंपनी ने दिया था उसके बाद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसके लिए 90 डेज जो पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच है वो इस कंपनी पे, स्टॉक पे कहीं ना कहीं शुरू कर रहे हैं। वहीं HDFC बैंक, यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 1890 का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि जो LDR रेशियो है उसको बैंक कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, अगले 3 साल में 85 से 90% तक लेके आ जाएगा, लेकिन उसके चलते ग्रोथ कम होगी और इसके लिए इन्होंने अपने EPS एस्टीमेट में 4 से 6% की कटौती की है। और आखिरी में CPI पे मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है। इनका कहना है कि ये अनुमान लगा रहे हैं कि अक्टूबर का जो हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन है वो थोड़ा 5.5% के ऊपर होगा। और एक चीज़ ये कह रहे हैं कि दिसंबर पॉलिसी में भी RBI की तरफ से आपको स्टेटस को, यानी कि कोई भी रेट्स में बदलाव नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो ये तमाम रिपोर्ट्स हैं और आप देखिए कि जो रिपोर्ट्स हैं ना वो कॉन्सेंट्रेटेड है, जो बड़े जो शेयर्स हैं, CL टेक, रिलायंस, मारुति, इनको लेकर ज़्यादातर रिपोर्ट्स आपको देखेंगे। HDFC बैंक पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर से जरा फेडरल बैंक को लेकर एक जरा व्यू चाहिए आपसे वैशाली जी। कल इसको हम शुरुआत में डिस्कस कर भी रहे थे, 5.5% की बढ़िया तेज़ी हमने देखी है फेडरल बैंक के शेयर में। और इस पर रिपोर्ट आई है सिटी की, सिटी ने 231 रुपये का लक्ष्य दिया है। आप जरा ये बताइए कि फेडरल बैंक आपको कैसा लग रहा है और अगर किसी को ट्रेड करना हो तो टारगेट्स क्या होंगे आपकी तरफ से? डेफिनेटली कल जैसे मोमेंटम आया है, वॉल्यूम पिकअप आया है, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। सो नियर टर्म रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स 200 रुपए के पास रहेगा। सो फिलहाल द ट्रेडिंग टारगेट इज 200। 200 के ऊपर जब सस्टेन कर रहा है और तो फिर हायर टॉप का भी एक फॉर्मेशन बनेगा और देन वी कैन लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 210 215। 210 215 के टारगेट होंगे आपके लिए फेडरल बैंक के शेयर को लेकर। लेकिन मारुति को लेकर रिपोर्ट तो है, 12,500 रुपये का शेयर भी है, लेकिन आज फोकस इसलिए भी रहेगा क्योंकि इसी स्पेस से मारुति देश के नंबर 1 कंपनी है कार मेकर, hyundai दूसरे नंबर पर है पैसेंजर व्हीकल की अगर हम बात करें तो। आज उसका IPO खुल रहा है 28,000 करोड़ रुपए के आसपास का, तो उस वजह से भी फोकस में रहेगा। लेकिन एक जरा रचना जी आपसे व्यू चाहिए मारुति के शेयर पर। HSBC की रिपोर्ट है, बाई की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है अब 14,500 रुपये का। हालांकि उन्होंने ये नोट किया है कि नवरात्रि के दौरान मांग में गिरावट रही है और उन्होंने ये कहा है कि वैल्यूएशन और नए लॉन्च से बाई की रेटिंग है, तो आगे को लेकर ऑप्टिमिज्म है कहीं ना कहीं मारुति के शेयर को लेकर। आप जरा लेवल्स चेक कर लीजिए और जरा चार्ट बताइए देखकर कि कैसा लग रहा है आपको। Hyundai के IPO की वजह से काफी चर्चा में रहा है मारुति भी। एक पीयर प्रेशर भी होता है और एक रिपल इफेक्ट भी होती है। ऐसा भी माना जा रहा था कि बहुत सारा पैसा क्योंकि Hyundai में जाएगा तो मारुति से निकलेगा भी, पर ऐसा इट यूजुअली डजंट हैपन दैट वे। फाइनली सबके लिए द केक इज बिग इनफ फॉर द पाई इज बिग इनफ फॉर एवरीबॉडी टू हैव देयर ओन स्लाइसेस। तो इसलिए मारुति का वैसे ही मार्केट शेयर इतना ज्यादा तगड़ा है कंपेयर टू Hyundai कि उसको लंबे नजरिए से अगर देखा जाए, इवन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो ग्लिचेस आते हैं वो टेम्पररी होते हैं और डाई डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे अच्छी बात ये भी है कि मारुति का पोजीशनिंग कोई हाई लेवल पे नहीं है, कंसोलिडेशन जोन में है और 12,500 के करीब फ्यूचर्स बैठा हुआ है। अगर ये फ्यूचर्स जो है वो 12,150 को होल्ड कर जाएगा, विच इज द लोअर एंड ऑफ द रेंज ऑफ द कंसोलिडेशन, तो यहाँ से 12,150 को होल्ड करते हुए पूरे चांसेस है कि दिवाली तक हम मारुति को 13,500 के आसपास और 13,650 के आसपास जाते हुए देखें। फेस्टिव सीजन में फायदा जो भी जितना भी होगा उसमें इनका अपना शेयर होना ही होना है, बिकॉज बीइंग अ मार्केट लीडर। 1500 दिवाली तक, यानी कि अभी तो दिवाली कितने 15 दिन तो रह गए हैं। 2 हफ्ते में अगर आपको ये भाव अगर मिल जाते हैं 13,500 के, तो बढ़िया रफ्तार कही जाएगी मारुति के शेयर को लेकर, तो बाय करने की सलाह है आपके लिए। कुछ और शेयरों की जरा चर्चा करते हैं। अच्छा, एक शेयर वैशाली जी आप जरा चेक कीजिए, वो है कोलगेट पामोलिव का।
कल जितनी बड़ी गिरावट हमने कोलगेट के शेयर में देखी, अमूमन ये उस तरह से गिरता नहीं है, लेकिन कल तेज पिटाई हुई और दिन के निचले स्तर पर जाकर ये शेयर बंद हुआ है कोलगेट पामोलिव का। 3800 से लगातार ये फिसल रहा है, 3500 के आसपास अब आ गया है। क्या यहाँ पर रुकेगा रचना वैशाली जी, या फिर और नीचे जाएगा ये? देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो हम ड्रॉ करके देख रहे हैं तो ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है, बट फिलहाल एक मूविंग एवरेज के ऊपर एक सस्टेन करा है। सो अगर 3500 लेवल्स ब्रेक करता है तो इट वुड कॉज फर्दर डैमेज और यहाँ में और भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो 3500 का लेवल देखना है, यहाँ पे बाउंस एक आना चाहिए बिकॉज एक प्रोमिनेंट सपोर्ट है और रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहेगा बिकॉज बिलो 3500 ये स्टॉक में काफी वीकनेस दिख सकती है। तो अगर स्तर अगर ब्रेक करता है तो और ज़्यादा इसमें वीकनेस गहराएगी कोलगेट पामोलिव के शेयर में। लेकिन आज पेंट वाले शेयर, टायर वाले शेयर, ओएमसीज स्टॉक, ये तमाम फोकस में रहेंगे क्योंकि क्रूड फिर से सस्ता हुआ है। हालांकि वो ऑसिलेट कर रहा है, 70 से 80 डॉलर की रेंज में ही कच्चे तेल के भाव को हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन अगर चलते नीचे आता है सेंटिमेंटली, देखिए बाजार तो सेंटिमेंट का गेम है ना, फिर थोड़ी सी बाइंग आपको आते हुए दिखेगी इन स्टॉक्स में। किरण जी, विद इन टायर, पेंट, एविएशन, ओएमसीज, कोई ऐसा शेयर है एक या दो जो आपको लगता है कि जिनका पैटर्न अच्छा है और जहां पर बाइंग करनी चाहिए? तो ओएनजीस के अंदर डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए हमें। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं रिफाइनरी स्टॉक्स जो है वो हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। उसमें भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल काफी अच्छा लग रहा है। बीपीसीएल अगर आप देखोगे तो पिछले कई टाइम से एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, 340 330 का उसका ब्रेकआउट लेवल है। उसके नीचे 2 बार गया, लेकिन दोनों बार जाने के बाद एक शार्प मूव हमने देखा है। 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर में भी एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो बीपीसीएल के ऊपर हम डेफिनेटली ध्यान रख सकते हैं। पोजिशनल बाई कीजिए, यहाँ पे 320 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर 320 ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 380 से 400 तक की रेंज हमें बीपीसीएल में देखने को मिल सकती है। तो बीपीसीएल वुड बी द प्रेफर्ड पिक। ऑलराइट, पर चलिए आज से जो है Hyundai IPO जो है खुलता हुआ नजर आएगा। काफ़ी एक्साइटमेंट था इसको लेकर, पर एज एन इन्वेस्टर क्या आपको एक्साइटेड होना है या नहीं, आइए ये समझते हैं। हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। काफ़ी एक्साइटिंग डे है क्योंकि सबसे बड़ा IPO खुलने जा रहा है और कई समय से हम इसकी चर्चा भी कर रहे थे। आप कैसे देख रहे हैं इस IPO को, और साथ ही वैल्यूएशंस के लिहाज से क्या इन्वेस्टर्स को लेकर भी एक्साइटेड होना चाहिए? देखिए, इशू बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सब जानते हैं इस कंपनी को, साइज़ बड़ा है, ब्रांड बड़ा है, इंडिया की सेकंड बड़ी कार कंपनी है, तो जाहिर है इसको लेकर के क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहेगी। तो इस IPO को पहले 3 या 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले, क्या इसके अंदर आपको बड़ी बजाज हाउसिंग फाइनेंस टाइप लिस्टिंग गेन मिलेगा? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है। सेकंड, क्या इसके अंदर लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग गेन्स आ सकते हैं? क्या वो निफ्टी को बीट कर सकते हैं? जी हाँ, वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर IPO एक्साइटमेंट क्यों नहीं देखने को मिलेगा। इसके कई कारण हैं। एक, आप हुंडई को मारुति से सब कंपेयर कर रहे हैं और मेरे हिसाब से इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मारुति का जो मार्केट शेयर है वो 40% के ऊपर है, हुंडई का जो मार्केट शेयर है वो 16-17% है। तो आप मारुति और हुंडई को कंपेयर नहीं कर सकते हैं जो कि सब कर रहे हैं कि भाई मारुति का XP मल्टीपल है, हुंडई का 10% नीचे, वो मारुति के आसपास आकर के रुकेगा। तो मुझे लगता है कंपैरिजन ही गलत है। हुंडई मारुति से थोड़ा डिस्काउंट पर ही ट्रेड करेगा। फिर हम बात करते हैं कि हाउसिंग जो पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है इस समय एक स्लोडाउन से निकल रहा है। तो आप EV की सेल्स देखें, आप दशहरे की डिमांड देखें, या पिछले 2 महीने के डिस्पैच के आंकड़े आप देखें, तो ये जो सेक्टर है इंडिया की GDP से भी कम में ग्रोथ कर रहा है, बिकॉज इसमें एक सिक्लिकल स्लोडाउन आ चुका है। अगर ये इशू 1 साल पहले आता तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता। तीसरा, आप बात करें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है इसका। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में क्योंकि ये एक नंबर 2 है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर 2 है, इसके ब्रांड्स अच्छे हैं, पोर्टफोलियो अच्छे हैं, इसके कैपिटल एलोकेशन अच्छा खासा रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि यह एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर रहेगा। इस स्टॉक के अंदर अगर आप एक IPO पॉप के लिए जा रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। अगर आपको मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और हुंडई में चूज़ करना है तो मेरा अभी भी मानना है दैट मारुति नंबर 1 चॉइस है। नंबर 2 पर मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा लगता है, नंबर 3 पर मुझे हुंडई लगता है।
हुंडई के अंदर जो भी कंपनी ये पैसा पब्लिक जा रही है, वो कंपनी में पैसा नहीं आएगा, वो प्रमोटर को पैसा जाएगा। तो इस बड़े इशू से कंपनी की फंक्शनिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह जो इशू है इसका मेन बेनिफिट मिलेगा इसके प्रमोटर्स को। तो जब कंपनीज पब्लिक जाती हैं अक्सर पैसा कंपनियों के अंदर आता है जिससे उनको बेनिफिट मिलता है, मगर इस समय ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं सर, तो आप ये कह रहे हैं कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि तमाम ऐसे जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं सबकी राय इस पर मैं सब्सक्राइब की दिख रहा था। तो मेजर नेगेटिव्स क्या है सर अगर हम देखें तो, मतलब क्यों थोड़ा सा उत्साह नहीं रखना चाहिए इस आईपीओ को लेकर? देखिए, सब्सक्राइब की रेटिंग में मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप 2-3 साल का व्यू अगर रखते हैं तो ये निफ्टी को बीट करेगा, कम गिरेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो तो सब्सक्राइब रेटिंग होती है, आपका टाइम होराइजन क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जब इश्यू आया था तो वो लिस्टिंग के बाद सीधा 50 से 70% बढ़ा था। वैसी बम्पर लिस्टिंग नहीं होने वाली है। अब इसकी नेगेटिव्स की बात आप करें तो देखिए इसका जो मार्केट शेयर है, देखिए टाटा मोटर्स री रेट क्यों हुआ, बिकॉज जेएलआर टर्न मारा, डेट टर्न करा, डीवीआर के शेयर उन्होंने बाय बैक करे और मोर इम्पोर्टेंटली इंडिया के अंदर उन्होंने एक ईवी का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया। महिंद्रा एंड महिंद्रा री रेट क्यों हुआ, बिकॉज वो एसयूवी में चले गए जिनमें उनका मार्केट शेयर 40-50% से ऊपर हो गया। उनका ईवी प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त, उनका एसयूवी प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त हो चुका है। हुंडई के अंदर ऐसा कोई बहुत री रेटिंग कैटलिस्ट मुझे नहीं दिख रहा है। उनका जो मार्केट शेयर है जैसा मैंने कहा वो 15-16% के आसपास है, मारुति का 40% के ऊपर है। तो ये जो सेक्टर है यह बहुत ज़्यादा ग्रोथ में अभी नहीं आ रहा है। तो इस सेक्टर के अंदर जब ग्रोथ वापस आएगी तो जाहिर सी बात है हुंडई को उस समय बेनिफिट भी मिलेगा। दूसरा, इन्होंने अपने पिछले क्वार्टर के अंदर रॉयल्टी को बढ़ाया है। तो मारुति की रॉयल्टी की नीति हमें पता है, मगर हुंडई की रॉयल्टी की नीति हमें नहीं पता है। इनके अंदर जो कैश था वह भी हमें देखना पड़ेगा कि उसका एंड यूज़ कैश का क्या होने वाला है। इसके अंदर अच्छी खबर अभिषेक है कि इसके जो रिटर्न रेशियोज़ हैं वह मारुति से बेटर है। प्रॉफिट की हम बात करें, मार्जिन्स की हम बात करें, बिकॉज इनका एसयूवी मिक्स थोड़ा ज़्यादा है। मगर इसके अंदर मुझे ऐसा कोई खास जो है ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कोई खास एक्स फैक्टर जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वह नहीं दिख रहा है। अक्सर कंपनीज जब पब्लिक जाती हैं तो ग्रोथ कैपिटल के लिए पैसा रेस करती है, मगर हुंडई में ऐसा नहीं हो रहा है। यह पैसा प्रमोटर रेस कर रहा है। तो कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग के अंदर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यह भी एक बात है जो हमें हमारे दर्शकों को बता देनी चाहिए। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज सर बताने के लिए कि क्या करें हुंडई आईपीओ को लेकर और कितना एक्साइटेड हूँ एज एन इन्वेस्टर। देखिए, बड़ा पैसा आईपीओ लिस्टिंग में नहीं बनेगा, मैं इतना ही बोल रहा हूँ। ग्रे मार्केट प्रीमियम्स भी आपको वही बता रहे हैं। तो अगर आप इस शेयर को 3 साल का व्यू लेके रखते हैं तो आप निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे। कॉल आपको ये लेना है कि ऑटो में देखिए ग्लोबली जितनी भी कंपनीज हैं उनसे आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा और इंडिया की कंपनी से कंपेयर करना पड़ेगा। मैं जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट्स देख रहा हूँ सब कहने जी मारुति से सस्ता है 20%, पर मारुति से मार्केट शेयर कितना कम है। मारुति का मार्केट शेयर 45% है, इसका मार्केट शेयर 15% है। तो मारुति से मार्केट शेयर 1/3 है। इसके रिटर्न रेशियोज थोड़े बेटर हैं, प्रॉफिट और एसयूवी मिक्स उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा है। मगर एक सेक्टर में स्लो डाउन आ रहा है। जब सेक्टर में स्लो डाउन आ रहा है और कंपनी की फंक्शनैलिटी में आईपीओ के पैसे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और साइज़ भी बड़ा है, तो क्या आप आईपीओ में जाकर के वही लॉटरी का गेम जो चल रहा था कि भाई आपको इशू लगा तो आप डे 1 के अंदर 50% बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि दैट वुड बी एट प्ले। पर निकुंज सर एक और चीज़ ये भी थी कि इतने बड़े आईपीओ जब आता है मार्केट में तो थोड़ी सी लिक्विडिटी सक हो जाती है। क्या इसका थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, इस इशू के अंदर 35% रिटेल है, बाकी इंस्टीट्यूशनल है सारा का सारा। और उसके अलावा अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर इस समय पैसा काफ़ी ज़्यादा है। एफआई सेलिंग को अगर आप हटा दें तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इस समय काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता है कि सब्सक्रिप्शन को लेकर के कोई बहुत बड़ी चिंता आने वाली है। हम जो लिक्विडिटी की जो बात करते हैं, सिस्टम बात करते थे 2008, 2013, 2018 के अंदर, तो थोड़ा असर तो देखिए पड़ेगा ही पड़ेगा। मार्केट इतने मस्त मूड में अभी नहीं है, मगर क्या इसकी वजह से मार्केट पूरा उलट जाएगा, उलट फिर हो जाएगी? मुझे नहीं लगता वैसा होने वाला है। बिकॉज इस इशू के अंदर जो लॉन्ग ओनली फंड्स हैं, भाई अगर आपके पास 100 करोड़ 150 करोड़ का रोज का इन्फ्लो है तो आपको बड़े कम इश्यूज मिलते हैं जिनके अंदर आपको एक बड़ी एलोकेशन मिल सकती है। तो आप अगर एक म्यूचुअल फंड है, आपको 100 करोड़ डालना है, 200 करोड़ डालना है, 500 करोड़ डालना है, 1000 करोड़ की पोजीशन लेनी है, तो ऐसे इश्यूज में ही वो पार्टिसिपेट करते हैं।
ऑल राइट, समझ में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज साहब हमें बताने के लिए। और ऐसा ये भी होता है कि देखिए हाल फिलहाल जो कि आपने आईपीओस देखे, चाहे पोला इलेक्ट्रिक ले लिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ले लीजिए, ऐसे में एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाता है। hyundai आईपीओ को लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड थे मार्केट्स पर। जी हाँ, एक सटीक राय आपके लिए कि लंबे समय में अगर आप देखें तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। निफ्टी से आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकता है, निफ्टी से बेहतर रिटर्न्स आपको शायद मिल सकें, पर इसके बजाय अगर हम मारुति से इसे कंपेयर करना सही नहीं रहेगा और बड़े लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद आप ना करें। तो hyundai आईपीओ को लेकर आपके लिए ये पूरी चर्चा। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फिर से एक बार बाजारों की तरफ लौटेंगे। अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे ही रहा था। अभी निफ्टी 50 की भी प्री ओपन में लगभग 60 अंकों से ज़्यादा की बढ़त के साथ शुरुआत होने की तैयारी है। देखते हैं कहाँ पे होती है ओपनिंग। पर अब हमारे साथ चंदन तापड़िया भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। चंदन, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो चंदन अपने कॉल्स ही बताइए, कहाँ पर है आपका नज़रिया, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आप फोकस कर रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग सृष्टि, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट सेक्टर पे हम पॉजिटिव व्यू बनाए हैं और मुझे अगेन ध्यान में है कि पिछले लगातार कुछ सप्ताह से, कुछ महीने से कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनी जैसा कि एक्सचेंज या कुछ ब्रोकिंग या फिर डिपॉजिट पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। तो बीएसई पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। लगातार स्टॉक यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। हालांकि पिछले 7-8 दिनों में ऑलरेडी चल चुका है 3500 से लेकर 4880 तक, बट अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ इंटेक्ट है। मेरा मानना है कि 5200 तक के टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए नजर आएंगे। तो जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशन ली है वो अपनी पोजीशन कंटिन्यू रह सकते हैं। उसके अलावा दूसरा नेम जैसे कि CDSL है, जहाँ पे भी 1650-1700 तक के मूवमेंट बनने चाहिए। बट नए ट्रेड सेटअप की हम यहाँ पे सस्ती बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा मेरा मदरसन संवर्धन। कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरीज पे फोकस रहेगा और मदरसन संवर्धन ने वीकली चार्ट पे एक टिपिकल पोल एंड फ्लैग का एक्सटेंडेड पैटर्न बनाया है। 4-5 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं यहाँ पे। तो 209 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 224 तक के टारगेट रहेंगे। तो पहला ट्रेड तो मदरसन ध्यान में रखना पड़ेगा और कैपिटल मार्केट तो ऑलरेडी रेडार में है ही। उसके अलावा एक और ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा सिलेक्टिव IT कंपनीज पे। और IT पे मेरे को परसिस्टेंट सिस्टम काफी अच्छा लग रहा है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, 2-3 दिनों से मोमेंटम बना है, नया ट्रेड सेटअप यहाँ पे अमर्ज होकर बनना चाहिए। तो 5530 का सपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं लगभग यहाँ पे 6000 तक के टारगेट अनफोल्ड होते हुए नजर आने चाहिए। 2 काउंटर्स जो हैं आज फ्रेश जो है चंदन के रेडार पे आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो कि कैपिटल मार्केट से रेगुलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, BSE, CDSL, और मुझे याद भी है कि चंदन और साथ ही शिवांगी के रेडार पे भी कई सारे काउंटर्स थे जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। पर आज के लिए आप नज़र रखिए संवर्धना मदरसन में, ऑटो एंसिलरी स्पेस से, साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम IT स्पेस से चंदन को पसंद आ रहा है। पर चलिए अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का आज के नवरत्न स्टॉक्स। सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी अशेषा के पास जो कि तैयार हैं ये पूरी 9 के नवरत्न लिस्ट के साथ। अशेषा। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले 9 के नवरत्न में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर फोकस करेंगे। नतीजे तो अनुमान के मुताबिक रहे, लेकिन ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस और रिटेल बिजनेस पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा। इनफैक्ट रिटेल बिजनेस में तो स्लो डाउन का ट्रेंड नजर आ रहा है, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आज एक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा HCL टेक की बात करते हैं। इस IT कंपनी के नतीजे काफ़ी शानदार रहे, अनुमान से बेहतर नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए और कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। नुवामा ने अपना टारगेट प्राइस 2020 रुपए प्रति शेयर से बढ़ाकर अब 2125 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ओला इलेक्ट्रिक पिछले कुछ दिनों से कई रीजंस के चलते फोकस में रहा है। अब कंपनी की ऑपरेशनल अपडेट्स आई है, जहां अक्टूबर में मार्केट शेयर अब 34% पर बढ़ चुका है। इसी के साथ इंडिया और कनाडा के टेंशन्स में तनाव है, जिसके चलते कई सारी कंपनियां जिसका एक्सपोजर है कनाडा मार्केट पर, उन पर इम्पैक्ट दिखेगा। तो सन फार्मा है, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और IT कंपनियों का भी इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक जैसी कंपनियों पर। इसके अलावा एंजल वन पर फोकस करेंगे। काफ़ी अच्छे नतीजे रहे दूसरी तिमाही में। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 45% का ग्रोथ और पैट में भी करीब 40% का ग्रोथ सालाना आधार पर दिखा। इसी के साथ 2 कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज पर फोकस करेंगे, वोल्टास और ब्लू स्टार, जहां पर दोनों ही कंपनियों ने PLI स्कीम के लिए एप्लीकेशन डाली है।
अदानी एनर्जी, जहां पर ऑपरेशनल अपडेट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। 27,300 करोड़ की Q2 पाइपलाइन कंपनी ने रिपोर्ट की है, जो काफ़ी अच्छा है। मारुति पर भी फोकस रहेगा। HSBC की रिपोर्ट आई है, जहां उनका मानना है कि नवरात्रि के सेल्स इस साल काफ़ी कमज़ोर रहे हैं और उनका मानना है कि तीसरी तिमाही में भी डिस्पैचेस पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। नॉर्वे स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे JSW इंफ्रा की, जहां पर नुवामा की रिपोर्ट आई है। इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट 390 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे सकता है और पोर्ट टू लॉजिस्टिक्स यूटिलिटी कंपनी में कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, तो एक्सपेंशन प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस रिपोर्ट के चलते JSW इंफ्रा में भी आज एक्शन दिखेगा। ठीक है, तो नवरत्न शेयर आपके सामने शीशा ने रख दिया और कुल मिला के सारे शेयर आज कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे। उसमें से 2 शेयर क्योंकि लेवल्स फ्रीज हो गए, मैं पहले जरा दिखाना चाहता हूँ, फिर तेजस भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनके ट्रेडिंग कॉल्स भी दिखाऊंगा। पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाना, स्क्रीन पर फ्रीज लेवल, फिर दूसरा दिखाओ SCL टेक फ्रीज लेवल, रिलायंस का और SCL टेक का जल्दी जल्दी दिखाओ। रिलायंस जबकि उम्मीद से बाजार के अच्छे नंबर बताए जा रहे थे, बट जो फ्रीज हुआ है वो 1% नीचे है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा था ये 28 रुपये। जरा SCL टेक दिखाओ, बाजार की उम्मीद से इसको भी बेहतर बताया जा रहा था, ये भी करीब 1% नीचे 25 रुपये, ये भी नीचे फ्रीज हुआ है। तो 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि मार्केट की उम्मीद से थोड़ा बेहतर एनालिस्ट नोटिस कर रहे थे इसको, दोनों के दोनों शेयर्स 1% बकायदा डिप के साथ खुल रहे हैं। ध्यान रखा जाए, कई बार डिप अपॉर्चुनिटी में भी तब्दील होता है, सिर्फ मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ। जल्दबाजी अभी दोनों शेयर्स में ना कीजिएगा, नंबर्स का इम्पैक्ट है, हाथ बदला होगा। तेजस इस बीच मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तेजस नमस्ते, जरा अपने ट्रेडिंग कॉल्स आप बता दीजिए। मॉर्निंग डिम्पी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मेरा जो पहला ट्रेडिंग आइडिया है वो PSU बैंकिंग स्पेस से है, जो लीडर है मार्केट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर चार्ट देखेंगे तो स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है करीबन 765 के करीबन, और वो उसके करीबन उसकी जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। इमीडिएट बेसिस पे 804 का उसका जो रेजिस्टेंस था, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कल के सत्र में उसके भी ऊपर उसने क्लोज दिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट काफी स्ट्रांग लग रहा है और हमें लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप करंट लेवल पे यहाँ डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 782 के नीचे। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 830 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 855 का। तो इसके अलावा जो दूसरा कॉल है मेरा वो है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। ये स्टॉक में भी अच्छा खासा करेक्शन हो गया और 20 दिन की मूविंग एवरेज से स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। हमें लग रहा है इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो रीटेस्ट हो सकता है। तो भारतीय एयरटेल में भी हम करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1650 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1745 और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1780। ठीक है, डन सर। तो आपका भारतीय एयरटेल और आप कह रहे हैं कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 शेयर हैं जो आज नोटिस किए जाने चाहिए। खैर मार्केट अब खुलने को है, ज़रा सा समय रह नहीं गया। मैं आपको 58 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी खुलेगा। डॉट खुल रहा है रेजिस्टेंस के बिल्कुल दरवाजे के सामने 25,200 का, और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर 128 पॉइंट है। अब टिक्स आना शुरू हो गए आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आप नोटिस करते जाइएगा और जल्दी जल्दी दिखाइएगा सारे शेयर्स भी स्क्रीन पर। अब स्क्रीन को बदलिए और लेके आइए सामने। आपके आज घड़ी थोड़ा सा लेट है लग रहा है, क्योंकि 70 पॉइंट ऑलरेडी निफ्टी के अंदर अब टिक्स आना शुरू हो गए। 124-130 पॉइंट की बढ़त के साथ आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़िए, ऊपर का मार्केट ओपन हटाइए, अब हटा दीजिए इसको, हटाइए, आगे चलिए फटाफट से। पहले जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाइएगा। जो शुरुआती 25 रुपये का लॉस था वो अब करीब 8 पॉइंट का ही सिर्फ लॉस रह गया है। तो जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जो 25 पॉइंट आपको गैप डाउन मिल रहे हैं, इसमें थोड़ा एक तो जल्दी नहीं करना और थोड़ा शांति पकड़ना। दूसरा SCL टेक, ये अगर गैप के साथ खुलते तो बात अलग थी, ये तो गैप डाउन खुले दोनों, पहले तो इसको अपने गैप को फिल करना है। SCL टेक जो 25 रुपये गैप डाउन आपको दिख रहा था वो हरे निशान में तो आ गया है वापस से, ये अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट हुई है। अभी भी मैं बोलूँगा SCL टेक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एकदम से जल्दी ना करना, आराम से ट्रेड लेना, कोई भागा नहीं जा रहा है कहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप एडवांस डिक्लाइन आप चेक करो तो करीब 1400 शेयर आपको एडवांसेस के अंदर दिखेंगे, 500 शेयर सिर्फ डिक्लाइंस के अंदर दिखेंगे। रेशो ठीक आई है, ओपनिंग की रेशो ठीक है,
निफ्टी अगर आप देखेंगे तो करीब 65 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी अभी भी 150 पॉइंट ऊपर आके कामकाज कर रहा है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, हम रेजिस्टेंस के दरवाजे पे खड़े हैं। 25,200, 25,212 का आज का हाई लगा हुआ है और आज का ओपन था 25,186 जिस पे अभी वो ट्रेड कर रहा है। यानी कि एक बार हमने 25,200 का आज इनिशियली ब्रेक किया हुआ है, आज इसके ऊपर आ गए, टिक गए। तो फिर दिन भर की मेहनत आपको सिर्फ एक ही करनी है कि हम 25,200 को बना के रखें, बस आपका काम होता जाएगा। आप देखोगे अपने आप ही लीडर आ जाएंगे, अपने आप ही सब कुछ होने लगेगा। लेकिन अगर ये लेवल्स नहीं पार होते हैं तो फिर दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग की। शुरुआत में इंडिया विक्स करीब फ्लैट है, कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा और इतना ही होना चाहिए था। सुबह हम आपको एनालिसिस करके बता रहे थे कि इंडिया विक्स में कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आना चाहिए। अब आप देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी 20 रुपये नीचे है। एक अटैम्प्ट ली थी इसने कवर करने की, लेकिन वो अटैम्प्ट फेल हो गई। HDFC सिर्फ 6 पॉइंट ऊपर। 500 दिखाओ, 500 बड़े शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा। HDFC बैंक स्क्रीन पे फटाफट से फायर करते जाओ प्रोड्यूसर साहब, ये ½ % ऊपर है। उसके बाद दिखाओ आप TCS और इन्फोसिस, IT के 2 प्लेयर। HUL दिखाओ, चलो 1/4% है। TCS, इन्फोसिस, L&T ये दिखाते जाना सारे स्क्रीन पे ताकि आपको स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाए। TCS ऑलमोस्ट फ्लैट, सेम विद इन्फोसिस भी दिखाना जरा, इन्फोसिस भी दिखाइए। इन्फोसिस ½ % ऊपर है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक जरा L&T और दिखा दीजिए बस मेरे को, एक L&T भी फ्लैट ही है। ऑलमोस्ट आप सभी शेयर्स को देख पा रहे होगे, एक फ्लैट जैसा रुझान है, कोई बहुत बड़ी तेज़ी, बहुत बड़ा गैप नहीं है। और मैं उसके बेसिस पर ये नहीं कह सकता कि ये शेयर ड्रैग करके मार्केट को ऊपर ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कोई भी शेयर ऐसा नहीं दिख रहा है, इंक्लूडिंग रिलायंस के नंबर अच्छे आने पर भी, उम्मीद से अच्छे, हाँ अच्छे मतलब उम्मीद से अच्छे, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे अच्छे, लेकिन रिएक्शन फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। निफ्टी के टॉप गेनर कौन कौन से, जरा वो स्क्रीन पे लेके आता हूँ, जरा वो भी नोटिस कीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक तो एशियन पेंट है, 1.5% थोड़ा क्रूड का इम्पैक्ट आया हुआ है इसलिए आ रहा है। BPCL ऊपर है, दोनों क्रूड वाले शेयर हैं जो निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं। भारती एयरटेल अभी तेजस आपको बता रहे थे, उनकी कॉल थी, 1% ऊपर है। श्रीराम फाइनेंस कल मैंने DTST आपको करवाया, और एक है M&M करीब ½ % ऊपर ये है। जो शेयर कमज़ोर है उसमें अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, ONGC, रिलायंस के अंदर थोड़ा बहुत नुकसान है क्रूड के फॉल होने का, बट रिजल्ट का इम्पैक्ट आना चाहिए था, वो एब्सेंट है। ये नोटिस करने वाली बात है कि मार्केट इस चीज़ को क्यों इग्नोर कर रहा है। दूसरा JSW स्टील, हिंडाल्को, दोनों मेटल्स के शेयर्स के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। और एक्सिस बैंक कल भी नहीं चल रहा था, आज भी नहीं चल रहा है, ये कुछ एक वीक शेयर है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और HCL टेक, ये तीनों शेयर हरे निशान में, और तीनों ने ही बाकायदा साल का हाई भी टेस्ट किया आज ही में। तो IT के अंदर भले ही TCS उतना ना चल रहा हो, बट कुछ शेयर हैं जो भी चल रहे हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी, HPCL, ये शेयर भी आज आपको हरे निशान में देखेगा, करीब 2% के ऊपर। और इसके अलावा इंडिगो भी आज ऊपर है। ये सब तेल का खेल है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 1.5 से 2% है। एशियन पेंट में ऑलरेडी आपको नोटिस करवा चुका हूँ, और साथ ही एक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ भी है, पीडीलाइट भी दिखाना, ये भी वही क्रूड इम्पैक्ट है। तो कुल मिला के आज मार्केट की एक थीम सी बनी हुई है, जिस थीम के इर्द गिर्द शेयर पकड़े जा रहे हैं, वह है क्रूड के बेनिफिशियरी और क्रूड के लॉस होने वाले। लॉस ONGC रिलायंस है, बेनिफिशियरी इंडिगो, पीडीलाइट, पेंट कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो सब हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई। इसके अलावा सेक्टोरल चर्निंग में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, थोड़ा IT के अंदर आज शुरुआती बढ़त है और ठीक है। जरा रियल एस्टेट का इंडेक्स दिखाना, रियल एस्टेट का इंडेक्स दिखाइए जल्दी, फटाफट से दिखाते जाइएगा रियल एस्टेट इंडेक्स। और अगर आपको दिखाना है तो आप बस हाँ रियल एस्टेट ही दिखाओ फिलहाल तो शुरुआत में भी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, डॉलर रुपी इक्वेशंस जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने मार्केट की गर्मा गर्मी में सब भूल जाते हैं, लेकिन जहाँ भी डॉलर रुपी इक्वेशंस, यानी कि जहाँ भी रुपी के वीक होने का बेनिफिट होता है, वो सारे सेगमेंट को भी आप छोड़ना नहीं, वो सारे सेगमेंट आपके फेवर में जाने वाले हैं या जा रहे होंगे। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देखो 62 पॉइंट की बढ़त है, निफ्टी अपनी बढ़त को रोक रहा है, 25,200 को पार नहीं कर पा रहा। कहने को क्या 10 ही पॉइंट तो पार करने हैं, लेकिन 10 पॉइंट में मार्केट को 10 मिनट हो जाएंगे, ये 10 पॉइंट इससे पार नहीं हो रहे। दूसरा बैंक निफ्टी जो शुरुआत में आया उतना ही आ गया, इसके पास भी 52,000 का एक रेजिस्टेंस है, 52,022 आज का हाई बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस और हाई आज का एक जैसा ही हो गया। अब आज का हाई ब्रेक करने पर ही बाजार चलेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा रुकना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी आपको नोटिस करा चुका हूँ, इस समय 10 पॉइंट की गिरावट है। जल्दी जल्दी हीट मैप आप फायर करते जाइए और हम आपके सामने वो सारे शेयर्स रखते जाएंगे, आप उसको नोटिस करते जाइएगा। 1200 साढ़े 1200 शेयर हैं।
एसएम एडवांसेस के अंदर। निफ्टी का हीट मैप आप ऊपर देख पा रहे होंगे, 3-4 शेयर आपको वही दिख रहे हैं जो क्रूड के बेनिफिशियरी हैं। उसमें एशियन पेंट, बीपीसीएल है, काफ़ी हद तक आईटी के प्लेयर्स भी शामिल हैं। जैसे मैंने कहा कि इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन्होंने साल का हाई भी टेस्ट किया है। फार्मा, ये भी वो डॉलर रुपी इक्वेशन के बेनिफिशियरी हैं और वैसे भी ये मार्केट का हेज है। फाइजर, टॉरेंट, लॉरेंस, अवॉर्ड इंडिया, लुपिन, एल्केम, जाइडस, इन सब के पास बढ़त आधे % से ज़्यादा की है, जो कि अच्छी मानी जाएगी। निफ्टी बैंक के अंदर आज फिर से आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, लेकिन एक्सेस आज भी पीछे छूटा हुआ है, कल भी इसने परेशान किया था। कोटक के अंदर आज थोड़ा ठहराव है, देखते हैं कोटक के अंदर क्या होता है। अदरवाइज ज़्यादातर बैंक आपको बटे हुए दिखेंगे, कुछ ऊपर कुछ नीचे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स इस समय ठीक है, आईटी का आज शुरुआत अच्छी दिखी है। अगर मैं सिर्फ टीसीएस को छोड़ दूँ इसमें से, आपको स्क्रीन पर टीसीएस दिख भी नहीं रहा होगा, टीसीएस को छोड़ दूँ इसमें से, तो ज़्यादातर शेयर आपको हरे निशान में दिखे। एनएससी का जो पावर इंडेक्स है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें रिलायंस पावर, सीएससी, एनएचपीसी, अडानी पावर, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो बढ़कर कामकाज कर रहे हैं और ज़्यादा शेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वैसे भी सेक्टर थोड़ा डल है, इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रियल एस्टेट भी आज शुरुआत में ठीक था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके शेयर लाल निशान में जा रहे हैं। जैसे डीएलएफ चला गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज चला गया लाल निशान में, तो ये शेयर थोड़ा सा देख के काम करने वाला है। मेटल्स के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन होगा, जल्दी से भी आज मेटल्स के अंदर एक्सपेरिमेंट मत करना। मेटल्स कई दिनों से चल भी रहा है, काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्काउंट करके बैठा है, इसलिए मेटल्स के अंदर आज आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तेज़ी वाले लोग नहीं करें। ये कुछ हिट में आपके जरिए हमने आपके सामने स्टॉक्स भी रख दिए, मार्केट का ओवरऑल पिक्चर भी रख दी है, और अब मेरे सहयोगी मेहमानों को जोड़ के आपके सामने ट्रेड रखना शुरू कर। तो बाजार ने बढ़त पर शुरुआत तो की है और आज हम फिर से देख रहे हैं कि आईटी शेयरों से बाजार को सहारा मिल रहा है और कुछ कुछ जो क्रूड रिलेटेड जो शेयर्स हैं वो भी अपना दम दिखा रहे हैं। निफ्टी है 60 अंकों पर, निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों की तेजी वहां पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेहतर है, ऑलमोस्ट 1:2 का मामला है डिक्लाइंस और एडवांसेस के बीच में। हमारे सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको एक से बढ़कर एक ओपनिंग के ट्रेड सुझाने के लिए। शुरुआत करेंगे वैशाली जी, आपसे बताइए आपकी नजर कहां पर गई है और कहां ट्रेड के मौके मिल रहे हैं अभी? अच्छा ठीक है, वैशाली जी हमारे साथ नहीं है। चंदन जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं, बताइए क्या स्पॉट किया आपने? देखने को मिल रहा है कैपिटल मार्केट रिलेटेड सारे सेक्टर पे हम पॉजिटिव व्यू है। उसके अलावा हमारा ऐसा मानना है कि जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर भी यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जिस हिसाब से हम फेस्टिवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बट एक काउंटर्स आप पूछना चाहोगे तो मैं फोकस करूंगा इन्फोसिस पे, क्योंकि इस हेवीवेट काउंटर ने काफी अच्छा ब्रेकआउट डेली वीकली चार्ट में दिया है। पिछले लगभग 30-35 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करके 1950 1975 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। 2 दिन से यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बन रहा है, तो इन्फोसिस पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा लगभग 1960 के आसपास का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 2035 के। उसके अलावा मेरा मानना है कि यहाँ पे सिलेक्टिव मोमेंटम पिक करना चाहिए। लग रहा है कि इंडिगो में बॉटम हुआ है पिछले 4-5 वीक के करेक्टिव शेप के बाद में, अब यहाँ पे रिकवरी बननी चाहिए। 4670 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 4950 के टारगेट के। ठीक है, ये 2 शेयर हो गए, एक क्रूड वाला हो गया और एक आईटी वाला हो गया। इन्फोसिस के लिए टारगेट 2035 का 1960 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। और दूसरा शेयर हो गया इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, 4670 का स्टॉप लॉस, 4950 के टारगेट। 2 शेयर आपको बता दिए चंदन जी ने। तेजस आप बताइए आपने क्या खोजा है, कहां खरीदारी करनी है अभी? देखो, मेरा जो पहला जो स्टॉक है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टॉक ने एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था और कल के सत्र में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी जो है बाइंग मोमेंटम में ही है और मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है ये स्टॉक। तो एक्साइड इंडस्ट्री मेरा टॉप पिक रहेगा। इसमें आपको 514 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करना है डिप में या तो करंट भाव पे। इसमें लक्ष्य रहेगा 546 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 561 का। ठीक है, 546 551 2 टारगेट हो गए एक्साइड के लिए और 514 रुपए का स्टॉप लॉस। एक्साइड के साथ साथ हमारा राजा भी चलता हुआ दिख रहा है, तो ये जो स्टॉक्स में मोमेंटम है। और एक्साइड के लिए खबर भी आई थी कि इनकी जो सब्सिडरी है उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था एक्साइड ग्रीन में और लिथियम आयन बैटरीज को लेकर। तो ये निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा
हाल फिलहाल फोकस में रहा है और चला अच्छे से, 500 रुपए के ऊपर जाकर स्ट्रेंथ भी बढ़िया दिखा रहा है। तो ये शेयर हो गया आपके लिए तेज जी की तरफ से। किरण जी आप बताइए, आपका कन्विक्शन कहाँ है, क्या ट्रेड कर रहे हैं अभी? सो केमिकल सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं हमारा कन्विक्शन है, और ग्रेफाइट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। एचईजी सेम सेक्टर से है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एचईजी के ऊपर भी एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 3-4 दिन से स्टॉक एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, 2400 से 2500 की रेंज में। आज के सत्र में हमने देखा गैप अप हुआ है 2500 के ऊपर, सस्टेन है। तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए यहाँ पे लॉन्ग करके जा सकते हैं। 2450 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए, और थोड़ा इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, थोड़ा 1-2 दिन के होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए। 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप लॉन्ग करिए। 2450 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं 2630 2640 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, 2630 2640 के टारगेट एचईजी के लिए। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाली कंपनीज हैं, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का सीधा संबंध होता है। जो स्टील वाले अगर कंपनीज चल रही हैं तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाली भी चलती हैं, क्योंकि एज अ रॉ मटेरियल भी इनको कंसीडर किया जाता है उनके लिए। पीवीआर आइनॉक्स, चंदन जी आप जरा चेक करके बताइए, आज इसके नतीजे आने वाले हैं। शुरुआत इसने आज बढ़िया की है, करीब 2-2.5% के आसपास की मजबूती के साथ। पीवीआर की बात करें तो देखिए नीचे में अभी लगभग 1550 के आसपास पीवीआर में बॉटम बने हैं, और 50 डे में होल्ड कर रहा है। एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बन रहा है, और 3 वीक के करेक्टिव मूव के बाद यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। तो लग रहा है कि आज के दिन अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। सपोर्ट बनेगा लगभग 1605 के आसपास, और आज 1710 तक के टारगेट इस काउंटर में बनने चाहिए। 10 तक के टारगेट बनने चाहिए पीवीआर के शेयर में। तेजस जी आप जरा बताइए मुझे कि क्रूड वाले जो शेयर हैं, एशियन पेंट्स और बर्जर, इन दोनों में आपको क्या सही लग रहा है? एशियन पेंट्स की शुरुआत बर्जर के मुकाबले थोड़ी सी ढीली है। देखिए, बर्जर पेंट का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है इन रिलेशन टू एशियन पेंट। एशियन पेंट अपनी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है, बट बर्जर पेंट उसके काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है। स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देख लिया है 3-4 दिनों से, और आज जो है एक बुलिश कैंडल भी फॉर्मेशन हुआ है। तो मेरे हिसाब से इन रिलेशन टू एशियन पेंट बर्जर पेंट का चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में भी खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 565। ऊपर में लक्ष्य रहेगा 595 का, और वो सरपास होता है तो मुझे लग रहा है ये 605 तक भी जा सकता है स्टॉक। 105 रुपए तक भी ये शेयर जा सकता है। बर्जर पेंट में खरीदारी करने की सलाह है 565 के स्टॉप लॉस के साथ। आज फिर से हम देख रहे हैं कि बाजार को ना आईटी वाले स्टॉक्स स्ट्रेंथ दे रहे हैं। बैंकिंग की बात करें तो वहां से भी सपोर्ट है, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर ऊपर है, और इसके अलावा ओएमसीज स्टॉक भी बजिंग है। एचपीसीएल में बढ़िया हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, 4% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन व्यू चंदन जी, एक व्यू बस आप दे दीजिए मुझे, वो है एचडीएफसी बैंक को लेकर। शुरुआत पॉजिटिव टेरिटरी में की, फिलहाल शेयर हल्का सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। ये की बात करें तो देखिए 3-4 दिनों में स्ट्रक्चर सुधरा है। स्टॉक ने 38.2% रिट्रेसमेंट को रीटेस्ट किया है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ लास्ट 2 वीक्स। तो डल जरूर हुआ है, बट नीचे में वापस लग रहा है सपोर्ट आ जाएगा। इमीडिएट सपोर्ट आपका लगभग बनना चाहिए यहाँ पे 1660 के आसपास। तो 1660 सपोर्ट रहेगा। इमीडिएट मोमेंटम नहीं है, क्योंकि 4-5 दिनों के हाई राइज के बाद थोड़ा सा अटका है। बट अगेन इसका आप बिहेवियर देखिए तो पिछले लगभग 7 दिनों से एक दिन नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा बिहेवियर आ रहा है। तो डिप आता है तो ठीक है, 1660 जब तक नहीं तोड़े वापस 1710 तक की गुंजाइश यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो कुछ और स्टॉक्स हम ज़रा पता कर लेते हैं, और इससे मुझे आइडिया भी ले लेते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए मार्केट्स के अंदर। देखो 47 पॉइंट की ही सिर्फ बढ़त अभी रह गई है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की सिर्फ 68 पॉइंट्स की ही बढ़त अभी रह गई है। कहने का मेरे मतलब है कि बाज़ार ने जो ओपनिंग के लेवल बनाए थे उसको पार नहीं कर पाया। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस एरिया बताए थे कि 25,200 आज मार्केट के लिए थोड़ा पार करना, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। पार हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कल की तरह
मक्खन मलाई की तरह आप उड़ा के नहीं लेके जा सकते बाजार को, क्योंकि कल दूसरी सिचुएशन थी, आज दूसरी सिचुएशन है मार्केट के डाटा के। ठीक, दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स और घट गया है, ये ना बाजार को भी थोड़ा डल कर देगा। आज दिखाओ इंडिया विक्स, दिखाओ एक बार ज़रा, ये करीब 2.5% टूट के थोड़ा डल करने जा रहा है मार्केट को। मार्केट डल इन द सेंस ये कंसोलिडेट करवा देगा, ये आपको बैक टू बैक ब्रेकआउट्स नहीं होने देगा। एक और चीज़, जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाओ, वो आज बेहतर है कल के मुकाबले। कल भी बेहतर थी लेकिन कल चलते चलते वो ख़राब हुई, लेकिन आज अभी तक काफ़ी बेहतर चल रही है, क्योंकि 97 लॉन्ग के अगेंस्ट 46-47 शॉर्ट्स हैं अभी, तो रेशो काफ़ी अच्छी है आज के दिन में। ये एनएससी और बीएससी के डाटा में भी आपको दिख रही होगी, जो आप कॉर्नर में बिल्कुल देख पा रहे हैं, एनएससी और बीएससी के डाटा में भी। एक और चीज़ ज़रा दिखाना, निफ्टी का फ्यूचर्स दिखाओ आप, और बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर्स दिखाओ। ओपन इंटरेस्ट आज शुरुआत से थोड़ा कम बनने का, और आज कम होना भी चाहिए और होगा भी कम, ठीक है, और आगे भी शायद ही कम रहे आज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट कहने का मतलब पावर टू प्ले, आज कितना ऊपर नीचे आज हम कितना कर पाएंगे, कितनी फोर्स के साथ कर पाएंगे, वो देखते हैं। वो ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का दिखाओ फ्यूचर वाली प्लेट। प्रोड्यूसर साहब जल्दी जल्दी करो, आप इतने स्लो काम करोगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी दिखाओ निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट वाली फ्यूचर वाली प्लेट और बैंक निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट। कह रहे नहीं, हाँ जब आप फायर करोगे तब करोगे। अब मैं ज़रा ओपनिंग के शेयर्स ले लेता हूँ जहाँ पर लॉन्ग पोजीशन इस समय थोड़ी बनती हुई दिख रही हैं, वो ज़रा आइडिया लेके आइए। पीवीआर को तो नहीं पूछूंगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं है इसमें। कुछ और शेयर्स हैं क्या स्क्रीन पर? नो, यस ये है। जरा दीपक नाइट्रेट, चंदन सर चेक करना, दीपक नाइट्रेट 2 दिन से अच्छी पोजीशंस बना के बैठा है। बिल्कुल, दीपक नाइट्रेट में थोड़ा सा सेटअप यहाँ पे चेंज हुआ है। स्टॉक ने 2750 के बॉटम बनाने के बाद में धीरे धीरे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है। हालांकि ये काउंटर एक रेंज बाउंड बिहेवियर वाला काउंटर, बट ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग बनेगी। ओवरऑल मैं पिछले लगभग 50 दिन की बात करूँ तो एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, बट उसके लोअर बैंड से टर्न भी हो रहा है, तो एक फॉलिंग चैनल में कामकाज कर रहा है। चैनल के लोअर से टर्न हुआ है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 2810 2820 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक कहीं ना कहीं 3000 तक के बाउंस के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो बाय यहाँ पे हो गया है दीपक नाइट्रेट। एक और शेयर भी है हमारी लिस्ट में जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं, या फिर मैं बोलूँगा उस पर नोटिसेबल होगा, वो जरा यूबीएल है। काफ़ी दिनों बाद मेरे को स्क्रीन पे दिखा माफ़ कीजिए, यूबीएल, जरा यूबीएल दिखाना स्क्रीन पे। यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। तेजस एक बार जरा आप इसको चेक करो तो ट्रेड बनता है कोई? स्टॉक अभी 50 डीए ईएमए के उधर सपोर्ट ले रहा है, बट मेरे हिसाब से बाइंग मोमेंटम पकड़ने के लिए 2115 का लेवल खुदाना पड़ेगा। अगर 2115 के ऊपर जाता है तो ही फिर फ्रेश ट्रेड बनेगा विद स्टॉप लॉस बिलो 2017। अभी मेरे हिसाब से ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। स्टॉक ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, सपोर्ट के करीबन है, बट बाइंग मोमेंटम पिकअप करने के लिए वेट करना चाहिए। थोड़ा बाइंग करने के लिए भी थोड़ा वेट करना चाहिए। वैसे स्ट्रक्चर ठीक है, मैं आपको अपने चार्ट से दिखा पा रहा हूँ, तो 15 मिनट के अंदर इसके अंदर आज ट्रेंड वापस से तेज़ी का बना है। आर्ली चार्ट चेक कर रहा हूँ तो आर्ली के अंदर रेजिस्टेंस है, ये 2115 जो भी सर आपको बता रहे थे कि 2115 2120 तक टफ रेजिस्टेंस के एरिया को है, पार कर ले तो ठीक है, नहीं तो क्या है अभी थोड़ा प्री मेच्योर है, यानी कि ठीक तो हो रहा है लेकिन अभी छुट्टी नहीं मिली हॉस्पिटल से, तो ये वाला मामला है। अगर आप समझना चाहें इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं जरा शॉर्ट कैंडिडेट्स पे जिनमें आज शॉर्टिंग हो रही है, क्या उनमें कुछ दम है? आज वहाँ से पैसा बन सकता है कि शॉर्ट करने पर भी कोई बिल्डअप वाला शेयर नहीं मिल रहा मेरे को, कुछ भी नहीं है। हाँ एक ये दिखा, रिलायंस भी छोड़ देता हूँ, नंबर्स का इम्पैक्ट है। सन टीवी, गेल, ये सब तो परसेंटेज में लॉस ही नहीं है। एक जरा नेस्ले इंडिया दिखाना, नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया प्रोड्यूसर साहब दिखाना, नेस्ले इंडिया। किरण जानी एक बार जरा आप इसको चेक करना, नेस्ले इंडिया ये डाउन ट्रेंड में ही है, पुल बैक आया, बहुत स्ट्रॉन्ग आया, लेकिन उस पुल बैक को बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने ख़त्म भी कर दिया। दिखाओ इसका एक बार जरा 1 महीने का चार्ट दिखाओ, 1 से 2 महीने का चार्ट। आप देखोगे एक स्लीपिंग माउंटेन ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, राइजिंग माउंटेन, फिर देन फॉलिंग माउंटेन की तरह आपको दिखेगा, एकदम से दिखेगा पूरा इन्वर्स वी जिसको आप कहना चाहो वो भी कह सकते हो। दिखाओ इसका 2 महीने का चार्ट दिखाओ, आप 2 महीने का कर दो इसको,
अभी 1 महीने में पूरा नहीं दिख रहा होगा आपको, देखो इस साइड से ये दिख रहा है, अब 3 महीने में आपको दिखेगा। ये एकदम से राइज हुआ, टॉप बना, जिस स्पीड से ऊपर गए उसी स्पीड से वापस नीचे आए। अब हम बॉटम को ब्रेक कर रहे हैं 2460 के नीचे, 2460 को आसपास को ब्रेक करने जा रहे हैं, जो इसका टिपिकली बॉटम है। एक बार किरण जी आपकी रिकमेंडेशन, ये वीक काउंटर हो गया, वीक हैंड्स में आ गया इनफैक्ट, जरा बताइएगा कि सर ये टूटेगा क्या? और अभी हाँ, सो नेस्ले की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जैसे आपने बताया एक शार्प अप मूव कहीं ना कहीं हमने बजट से देखा था, बजट के बाद और एक ब्रेकआउट भी हमने 2600 के आसपास देखा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। एज ऑफ नाउ वापस अगर आप देखोगे तो 2500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अब 2500 के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है वो 2450 2460 का है। करीबन करीबन आप ऐसे देखो कि फरवरी मंथ से 2450 2460 का लेवल उसने होल्ड रखा है। ओवरऑल एज ऑफ नाउ चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक राउंडिंग टॉप पैटर्न इसको डेफिनेटली हम कहेंगे, लेकिन इसका जो ब्रेकडाउन लेवल है वो 2450 का रहेगा। तो जिनके भी पास नेस्ले है वो 2450 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। अगर वो लेवल ब्रेक किया तो देयर आर चांसेस कि हम एक लोअर लेवल देख सकते हैं। अगर वो लेवल ब्रेक नहीं किया तो बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, बट बॉटम फिशिंग के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। 2450 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के पास जिनके हैं वो होल्ड रखिए और 2450 के नीचे एक अग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हैं। 50 रुपए का स्तर ये ध्यान रखिएगा, वो अगर ब्रेक होता है तो फिर आप शॉर्ट जा सकते हैं नेस्ले के शेयर में। आज हम देख रहे हैं कि इंटरग्लोब एविएशन में भी शुरुआत ठीक हुई है 2% के आसपास की, लेकिन एक जो खेमा जो नोटिस करने वाला है वो है ब्रोकिंग कंपनीज का। चंदन जी आपकी कंपनी के बारे में तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एंजल वन में भी बहुत शानदार शुरुआत हुई है, जेम फाइनेंशियल में 5% के आसपास की तेजी हुई है। कोई आपका पिक विद इन दिस स्पेस? देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत भाव में और भावनाओं में रिफ्लेक्ट हो रही है। और ब्रोकिंग में कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट मैं यही बोलना चाहूंगा, और पिछले लगभग 6 महीने साल भर से हमारी यही थीम है कि इंडिया मार्केट में कैपिटल मार्केट सबसे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अभी तक 16-17 करोड़ के डीमेट अकाउंट के नंबर आए हैं जो लास्ट डेटा आया है, और 150 करोड़ के देश में 16-17 करोड़ मतलब आपका 11% डीमेट अकाउंट ही नहीं होते। लास्ट महीने में 40 से 45 लाख नए डीमेट अकाउंट हो रहे हैं, और जिस हिसाब से स्पीड बढ़ रहा है लग रहा है कि पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो सारे के सारे एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी, ब्रोकिंग, एएमसीज यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। मैं ब्रोकिंग तो बात नहीं करूंगा, बट यहाँ पे एक्सचेंज की बात करना चाहूंगा। बीएसई हमारा पॉजिटिव है, लगातार हम पिछले 3-4 महीने से रिकमेंड कर रहे हैं, अभी भी बुलिश बायस है। 4700 का सपोर्ट रहेगा, कहीं ना कहीं 5000 और 5500 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए तैयार हो रही है। ब्रोकिंग काउंटर की बात करें तो सब में ही पॉजिटिव मोमेंटम है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो मूवमेंट बनना चाहिए। साथ ही डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर है कि मेरी पर्सनल यहाँ पे इंटरेस्ट भी है। ठीक है, बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट तो होगा, ये डिस्क्लोजर आपने नहीं दिया तो भी हमने समझ भी लिया होता है, लेकिन ठीक है, ये एक तरीका है चीज़ों को सामने रखने का। तेजस जी आप जरा एक बार टाटा पावर चेक कीजिए। टाटा पावर में मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ थोड़ी कम रफ्तार से सही लेकिन बिल्ड हो रही है, 450 रुपए के आसपास का शेयर हो गया है। आप जरा बताइए टाटा पावर ट्रेड करने का मौका है इसमें? ट्रेड करने का मौका है, बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज स्ट्रेंथ दिखाई है। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है और आज अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी बनाई है। तो टाटा पावर में डेफिनेटली इट्स अ बाय फॉर इंट्राडे आल्सो एंड पोजिशनली आल्सो। 460 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में लक्ष्य रहेगा 491 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इट्स अ बाय। 491 तक जा सकता है, 20 रुपए ऊपर की अपसाइड आपको टाटा पावर में मिल जाएंगी। एक शेयर पिडिलाइट जो कि एडहेसिव पेंट वाले सेगमेंट में आता है, और लेकिन कहीं ना कहीं ये दिवाली वाला भी प्ले है ये पिडिलाइट का शेयर। आप इस पर जरा किरण जी व्यू दीजिए। आज शुरुआत इसने ठीक की है पिडिलाइट ने, क्या ये तेजी बढ़ेगी और क्या इसको राइड करना है तेजी को? सो पिडिलाइट की अगर हम बात करें तो बहुत इनिशियल रिवर्सल पैटर्न हम देख रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर। कल जो पैटर्न बनी थी दोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, अगर हम 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न को मर्ज करें तो कहीं ना कहीं एक बुलिश दोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। रिवर्सल के चांसेस काफी ज्यादा है, तो बाय ऑन डिप्स या तो करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो रखना है वो 3100 का रखना है। अगर 3100 ब्रेक नहीं किया तो देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 3300 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो एक बार के लिए डिप का वेट कीजिए, 3100 के आसपास डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं।
पिडिलाइट को लेकर ये भी होगा, लेकिन कुछ और शेयर जरा देखते हैं क्योंकि आज ना शेयर थोड़े से खोजने पड़ेंगे बाजार, क्योंकि मतलब हिल नहीं रहा है। 50 अंकों की जो तेज़ी है 50 अंकों की है। निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें 125 अंकों के आसपास की ही मजबूती है। और कोफोर्ज जरा एक बार आप चेक कीजिए चंदन जी, कोफोर्ज आपको लगता है कि इसमें मौके बन सकते हैं? नाम रहे हैं जहाँ पे मैं हर टाइम बुलिश रहा हूँ। इवन डिम्पी ने भी काफी बार पूछा कितना चल चुका है, अभी भी क्या है, बट सेटअप हमेशा अच्छा लग रहा है। डिक्सन हमारा मानना है कि लगभग 16,500 से 17,000 तक के टारगेट बनेंगे। कोफोर्स की आपने चर्चा की, लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। पिछले 2-3 वीक थोड़ा सा मोमेंटम स्लो था, बट वापस अब मूव स्टार्ट हो चुका है। तो खरीदारी की सलाह कंटिन्यू रखेगी। 7,400 का सपोर्ट रहेगा, 7,850 से लेके 8,000 तक के यहाँ पे टारगेट बनने चाहिए। इन काउंटर में ध्यान रखें कि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई भी छोटे मोटे हल्के से डिक्लाइन आए तो उन डिक्लाइन में आपको लेना चाहिए। डिक्सन की मैंने आपको बात की, तो डिक्सन के काउंटर में आपके चार्ट में, डेली चार्ट में 50 डे में डाल दीजिए। जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक आप इसमें एग्जिट होने का प्रयास भी मत करें। ठीक है, आपके लिए डिक्सन टेक को लेकर ये व्यू 15,384 रुपए का भाव फिलहाल। कल भी हमने देखा था कि रिकॉर्ड हाई पर ये शेयर पहुंचा था और डिक्सन के साथ साथ अंबर एंटरप्राइजेस का भी शेयर चल रहा था। हालांकि डिक्सन की जो तेजी रही है ना, वो रफ्तार ज़्यादा रही है। अब आपको एक ऑप्शन का बढ़िया ट्रेड बताते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रल बुकिंग के नीलेश जैन, ऑप्शंस के चैंपियन। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीना स्वदेश पर। बताइए क्या ट्रेड करें अभी ऑप्शंस में? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी। देखिए, फार्मा स्पेस में से लुपिन ये पर्टिकुलर काउंटर है जो टेक्निकली एक अच्छा रिबाउंड दे रहा है और यहाँ से हम एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 2300 से 2350 तक का। इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन 2260 का 2207 का कॉल ऑप्शन जो 45-46 के रेंज में ट्रेड हो रहा था, उसे खरीदने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 34 का, 56 पहला टारगेट एंड 68 का दूसरा टारगेट होगा। इसका लॉट साइज देखिए तो 425 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज 4675 का यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली रिस्क है एंड रिवॉर्ड अप्रोक्सीमेटली 9350 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल लुपिन में हम इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को देख के थोड़ा सा डिफेंस पे फोकस कर रहे हैं। डिफेंसिव यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आईटी ऑलरेडी मूव कर रहा है। फार्मा में हम यहाँ पे लुपिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में 2350 तक का मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। लुपिन के में आपके लिए खरीदारी करने की सलाह है और 2260 वाली कॉल आपको खरीदनी है। 45 से 47 रुपए के बीच में मिल जाएगी। लक्ष्य 56 रुपए, दूसरा टारगेट होगा 68 रुपए का। स्टॉप लॉस 34 रुपए का लगा के आपको चलना है। अधिकतम मुनाफा 9,350 और अधिकतम नुकसान करीब आधा 4,675 रुपए का। शेयर है करीब 1% ऊपर लुपिन का कारोबार करता हुआ। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, आज ये ट्रेड बताने के लिए सर। लेकिन आगे बढ़ेंगे और एक और शेयर जरा लेकर आएंगे स्क्रीन पर। किरण जी, आप जरा चेक कीजिएगा रेमंड के शेयर को। 1700 रुपए के ऊपर निकल के ये कारोबार कर रहा है और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 1600 रुपए के आसपास जाके ये ठहरा, वहां सपोर्ट लेके चलने की कोशिश है। रेमंड में आप क्या स्ट्रेंथ और बनते हुए देख रहे हैं? किरण जी, अच्छा, किरण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चंदन जी, आप ही चेक कीजिए रेमंड, जरा बताइए क्या और इसमें मजबूती बनेगी यहां से? बिल्कुल, देखिए आपके 3 साल के जो सेलिब्रेशन में थे, आपने रेमंड के मैनेजमेंट को लाया और सुन के काफी उनको अच्छा लगा और काफी उन्होंने एक विजन दिया कि कैसे कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। तो उसके बाद तो आई थिंक मेरे को भी इस काउंटर में कहीं ना कहीं अब बॉटम फेसिंग का अप्रोच समझ में आने लगा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लगभग 13-14 वीक का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ है और 3-4 दिन पहले एक काफी वॉल्यूम के साथ बाइंग इंटरेस्ट बना है। तो ऐसा लग रहा है इसका बॉटम बन चुका है। 1650 का एक सपोर्ट रखना पड़ेगा। ऊपर में अब रेमंड धीरे धीरे 1800-1820 तक के टारगेट होता हुआ नजर आएगा। 1800-1820 तक के टारगेट रेमंड के शेयर में आ सकते हैं। 1700 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल दिख रहे हैं। ये टारगेट कब तक है चंदन जी? रेमंड के टारगेट की हम बात करें तो मौजूदा लेवल अभी लगभग 1700 चल रहा है, तो मैं 150 रुपए की ज्यादा की बात कर रहा हूँ, जो इसका 7-8% हो रहा है। टारगेट आएगा तो यह 1 से 1.5 वीक के अंदर आ जाएगा।
ठीक है, 1 से 1.5 हफ्ते रखना है आपको। एक कैश का शेयर लेकर आइए और तेजस जी व्यू उस पर चाहिए आपका, वो है NIIT लिमिटेड का। हमने देखा था हालांकि कि ये शेयर 200 रुपए तक गया था, वहां से फिर फिसल के आ गया था करीब करीब 150 रुपए के आसपास, लेकिन फिर से स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। आज भी इसमें बढ़िया तेजी है NIIT लिमिटेड के शेयर में, 185 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश है। आपको कोई इसमें ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है? बनता दिख रहा है मुझे। स्टॉक अगर देखेंगे तो रिसेंटली इसने स्विंग हाई बनाया था 203 का, और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया और 155 के करीबन जो इसकी 50 डे डीएम है वहां से बाउंस करके स्टॉक ने रिवर्सल पैटर्न दिखाया है। कल के सत्र में अगर देखेंगे तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनी है जो संकेत दे रही है कि ये स्टॉक यहां से भी रैली करेगा। और एक 10-20 डे का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी कल के सत्र में हमने देखा है। तो ये स्टॉक में डेफिनेटली बाई करना चाहिए। थोड़ा डिप के लिए 1% की अगर डिप मिले तो वहां पे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। इसमें आपको 170 के करीबन का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और इसका पोजिशनल टारगेट मुझे लग रहा है 195 और 203 तक ये स्टॉक फिर से जा सकता है। ठीक है, 195 और 203 से ही जाके फिर ये रिवर्स हुआ था, वही इसका 52 वीक हाई भी है और वहां तक फिर से जाने की कोशिश करेगा। बाय ऑन डिप्स, स्टॉप लॉस 170 रुपए का आपको लगा के चलना है NIIT लिमिटेड के शेयर में। बाजार बिल्कुल शांत है और जो भी गेंस थे ना 60-65 अंकों की, सारी हवा हो गई है। 7-8 अंक ऊपर आपको निफ्टी देखिए इस वक्त दिखेगा, दिन के निचले स्तर पर है 25,212। वहां से अगर आप जोड़ेंगे तो करीब 70 अंकों के आसपास की 80 अंकों के आसपास की नरमी ऊपरी स्तरों से आई है। और निफ्टी बैंक भी अगर आप देखिए 52,022 से अब गिर के 51,870 यानी कि 150 अंक नीचे निफ्टी बैंक भी आ गया है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक है, लेकिन स्टॉक्स में ना चर्निंग भी नहीं हो रही है। अगर आप स्टॉक्स खोजेंगे ना तो बहुत मुश्किल है आज जो, और बिल्कुल हरकत नहीं हो रही है। देखते हैं कि आगे कैसा दिन बीतता है। लेकिन आज नतीजों के लिहाज से अगर बात करें, PVR तो नतीजों से पहले बस कर रहा है, लेकिन HDFC लाइफ के नतीजों पर भी आज बाजार की नजर है। HDFC लाइफ को लेकर उम्मीदें क्या हैं ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव बताइए, HDFC लाइफ नंबर्स कैसे आएंगे और नंबर्स में खास तौर पर कौन सी चीज ऐसी होगी जिसे जरूर देखना चाहिए? जी हाँ, तो अगर हम बात करें HDFC लाइफ के नंबर्स के बारे में तो कहीं पे एक ऑप्टिमिज्म जो है वो बिल्टअप होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम बात करें मंथली डेटा की तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो हमें ऑलरेडी देखने को मिला है HDFC लाइफ की तरफ से। अगर हम बात करें सितंबर की डेटा की तो वहाँ पे जो AP ग्रोथ जो है इंडिविजुअल AP, वहाँ पे कहीं पे 25% का ग्रोथ देखने को मिला था जो कि इंडस्ट्री से ज़्यादा था। और इसी के चलते जो ओवरऑल AP ग्रोथ है वहाँ पे भी एक 23% का ग्रोथ देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें Q2 और H1 FY25 के नंबर्स की तो वहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं पे 24% से इंडस्ट्री बढ़ी है। बट इसी के साथ अगर हम बात करें HDFC लाइफ की तो वहाँ पे कहीं पे एक अच्छा 28% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ कहीं पे मार्केट शेयर में इंक्रीज भी देखने को मिला था। तो अगर हम बात करें मंथली डेटा की तो इन सब चीज़ों की वजह से एक ऑलरेडी ऑप्टिमिज्म जो है वो बिल्टअप होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें एक्सपर्ट्स की तरफ से तो उनका मानना यह है कि कहीं पे AP में हमें 23% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये जो ग्रोथ है वो कहीं पे यूलिप प्रोडक्ट्स की वजह से ड्राइव होते हुए हमें देखने को मिलेगा। आगे जाके जो ऑनलाइन चैनल्स है उसमें इन्वेस्टमेंट जो कर रही है कंपनी और इसी के चलते हुए कहीं पे ऑपरेटिंग लेवरेज है उसमें इन सब चीज़ों की वजह से कहीं पे प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है VNB मार्जिन पे। बट फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कहीं पे सीक्वेंशियल बेसिस पे 8 बेसिस पॉइंट का एक जो इंप्रूवमेंट है वो हमें VNB मार्जिन पे देखने को मिलेगा। और इसका जो VNB मार्जिन है वो हमें कहीं पे 25% के लेवल पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई दूसरे एस्पेक्ट्स की तो कहीं पे FY25 में जो आउटलुक रहेगा मैनेजमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस कमेंट्री के बारे में। इसी के साथ साथ कहीं पे जो H2 की जैसे सेकेंड हाफ की जो ट्रेजेक्टरी है, क्योंकि न्यू सरेंडर वैल्यू के रेगुलेशंस आ चुके हैं और इसी के चलते हुए कहीं पे जो ट्रेजेक्टरी है वो देखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। बट अगर हम बात करें ओवरऑल एक्सपेक्टेशन की तो कहीं पे एक ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो मार्केट को है HDFC लाइफ की तरफ से। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि जो एक्चुअल नंबर्स आते हैं वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हैं या फिर उसके नीचे आते हैं। ऑल राइट, तो ये कुछ नतीजे हैं जहाँ पर आपको रखनी है नज़र पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम देख रहे हैं कि कई सारे जो काउंटर्स हैं उनमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है।
साथ ही साथ एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ये एक स्टॉक है जो कि हमारे एक्सपर्ट्स भी ट्रैक कर रहे थे। चंदन, एक बार क्विकली आपसे समझना चाहेंगे कैसे ट्रैक कर रहे हैं आप ये स्टॉक को? ट्रैक कर रहे हैं, अच्छा रिकवरी भी नीचे के लेवल से देखने को मिला है, बट 2 दिनों से थोड़ा सा अपर बेंड पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। कल के दिन 521 का लो बना है, वापस रिकवरी हुई, आज भी 526-27 के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से 520 का सपोर्ट ध्यान रखना चाहिए, और अब यदि 533 निकलता है तो 550-555 तक के टारगेट के लिए वापस नई उड़ान के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, एक्साइड पर हम चर्चा कर भी रहे थे। एक्साइड अच्छी रफ्तार में शेयर ये चला है, और एक्साइड के साथ साथ हमारा राजा का शेयर भी चलता हुआ दिखाई दिया है। कुछ पॉजिटिव खबरों का भी सपोर्ट रहा है। बाजार इस वक्त बिल्कुल शांत मुद्रा में है। 7 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक ने भी पूरी की पूरी तेजी अपनी गंवाई है, और ऊपरी स्तरों से करीब करीब 150-200 अंक नीचे आकर इस वक्त 51,840 के आसपास निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि ट्रेड कर रहा है। आज ऑटो में कमजोरी है। बजाज ऑटो, M&M, आयशर, ये कुछ शेयर आज कमजोर हैं। रिलायंस नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि रिलायंस भी आज उत्साह नहीं भर रहा है बाजार में। रिलायंस पर चंदन जरा व्यू दीजिए। 2,728 रुपए का भाव है। नतीजे बिल्कुल एक्साइट नहीं कर पाए, और हम देख रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कि कुछ ज्यादा इसमें हरकत भी हो। क्या करें रिलायंस में? ये लेवल ठीक है? आपको लगता है कि 2700 के आसपास एक बढ़िया इसका बेस बन गया है? देखिए, अभी तो इसका बोलना मुश्किल रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा करेक्टिव मूव यहाँ पे बन रहा है। पिछले 10-11 दिनों से आप देखोगे 3060 से लेके अभी 2730 के आसपास चल रहा है। रेजिस्टेंस कोई निकल नहीं रहा है। 2800 इमीडिएट हर्डल है, और इमीडिएट उससे पहले भी एक हर्डल बन रहा है 2765 के आसपास। तो 2765 और 2800 निकलेगा, तब जाके समझ में आएगा कि एक बार के लिए स्टेबिलिटी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस इंटेक्ट है। तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकाले तभी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दूंगा, अदरवाइज थोड़ा और वेट एंड वॉच की रणनीति बनाई। अभी इंतजार कीजिए रिलायंस के शेयर में। तेजस जी, LIC हाउसिंग जरा आप देखिए। LIC हाउसिंग हमने देखा कि 600 रुपए के आसपास आके इसकी जो कमजोरी थी वो थमी है। 600 के आसपास ये टिका हुआ है, 625 का भाव है। क्या LIC हाउसिंग चलने के लिए तैयार है? क्या संकेत दिख रहे हैं इसमें आपको? रिलायंस का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है, और इसकी जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है 20 दिन 50 दिन उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है, प्लस जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी इसने क्लोज दे दिया है कंसेक्यूटिवली सिंस लास्ट फ्यू डेज। तो मुझे लग रहा है ये 600 से जो हम एक पुल बैक देख रहे हैं, ये कोई फ्रेश रैली का इंडिकेशन नहीं है। मुझे लग रहा है ऊपरी स्तर में वापस ये स्टॉक में सेलिंग आ सकती है। 640 का एक इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर पोजिशनल रेजिस्टेंस है करीबन 668 के करीबन। जब तक ये लेवल पार नहीं होता है, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई रैली आती है और कोई फंसा हुआ है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। ऑलराइट, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर जो उछाल है उसमें आप मौके ढूंढे एग्जिट करने के लिए, ये सलाह आती हुई हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पर आज देखिए ऊपरी स्तरों से जिस तरीके का करेक्शन आया है निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में, ऐसे में कुछ एक काउंटर्स जहाँ पे वीकनेस भी दिख रही है, उनमें से वन ऑफ द टॉप लूजर्स कह लीजिए वो है ONGC। चंदन, एक बार आपसे समझना चाहूँगी कैसे देख रहे हैं आप इसका प्राइस सेटअप, क्योंकि कुछ दिनों से मैं इसे ट्रैक भी कर रही थी। 2-3 दिन पहले हमने एक्सपर्ट से एक बार राय भी ली थी कि क्या ये स्टॉक में और भी वीकनेस आ सकती है। चंदन एक बार फिर से 280 के लेवल्स को रीटेस्ट कर रहा है, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी रहा है। कैसे देख रहे हैं आप ONGC को चार्ट्स पे? बिल्कुल सस्ती देखें तो यहाँ पे 300 का मल्टीपल हर्डल है, और हम लगातार पिछले 23-24 दिन से देख रहे हैं कि 300 की कॉल में राइटिंग हो रही है और राइटिंग हट नहीं रही है। अच्छी बात यह है कि पिछले 23 दिनों में बार बार 282, 283 के आसपास का सपोर्ट आ जाता है। तो जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बन रहा है, लग रहा है अब की बार 280 तोड़ेगा तो नया डाउन साइड बनेगा। तो एज ऑफ नाउ तो 280 से 300 की रेंज थी, बट ऐसा लग रहा है कि अब रेंज सिर्फ नीचे की तरफ हो जाएगी, कहीं ना कहीं 265 270 नीचे में और 290 ऊपर में, ऐसा करके डाउन साइड बन के एक नया रेंज यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा।
तो यहाँ पे एक नया रेंज शिफ्ट हो सकता है, साथ ही जो वीकनेस है वो और भी रह सकती है। 300 का एक मल्टीपल हर्डल है ओएनजीसी के लिए, आप इस पे ध्यान रखिए। कई सारे ऑटो काउंटर्स भी ऊपरी स्तरों से करेक्ट होते हुए नजर आए हैं, जिसमें कि एमएनएम और बजाज ऑटो में आज लगभग 1% की वीकनेस है, और कुछ एक मेटल काउंटर्स भी जो हैं वीक हो रहे हैं, जिसमें टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे कुछ नाम हैं। एक बार चंदन आपसे समझेंगे कि यहाँ पे कोई मेटल स्टॉक जो कि आपको लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या थोड़ा सा और वीक हो सकता है। देखिए, मेटल काउंटर की बात करें तो हिंडाल्को में मल्टीपल सपोर्ट 710 के आसपास है। उस सपोर्ट से रिकवरी हुई, बट अब फॉलो अप आना जरूरी है। वीक काउंटर नहीं है तो हिंडाल्को तो मैं बिकवाली की सलाह दूंगा नहीं। जेएसडब्ल्यू स्टील है, वो भी रेंज बाउंड है, वहां पे भी वीकली में जरूर क्लोज हुआ है, बट सेलिंग का स्ट्रक्चर नहीं बना है। जिंदल स्टील ऐसा काउंटर है जहां पे वीकनेस है, डबल टॉप यहाँ पे लगभग 1065 1070 में बने, स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, यहाँ पे आप बिकवाली की सलाह ले सकते हो। 992 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे में 950 940 तक के डाउन साइड ओपन हो सकते हैं। ऑलराइट, 950 और 940 तक के डाउन साइड जो है ओपन हो सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में। साथ ही हिंडाल्को भी आप अपनी एक बार फोकस लिस्ट में रखिए। इस बीच बात करते करते जो निफ्टी बैंक है वो भी लाल निशान में फिसलता हुआ नजर आया है। यहाँ पर भी 21 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है, और कई सारे बैंकिंग मेजर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर निफ्टी 5 NSE 500 के टॉप गेनर्स में अगर एक नाम है वो है एंजल वन का। हमने मार्केट खुलने से पहले एक बार वैशाली पारिक से भी इस पे उनकी राय ली थी, और उनका मानना था कि 3100 3200 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो एंजल वन में आज काफ़ी एक अच्छी तेज़ी। इसके अलावा सुप्राजित इंजीनियरिंग, ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर आया है। एक बार तेजस आप इस पे राय देंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको, इस स्टॉक को चार्ट्स पे? एंजल वन के बारे में पूछ रहे हैं आप? नहीं, सुप्राजित इंजीनियरिंग ऑटो एंसिलरी काउंटर है। सुप्राजित इंडस्ट्री का जो स्टॉक है काफी अच्छे कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, और आज ये स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है। और वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट में एक 513 के ऊपर एक मिनी ब्रेकआउट हुआ है। जो मेजर मोमेंटम है स्टॉक वो करीबन 535 के करीबन उसके ऊपर ही आएगा। बट अगर किसी को इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करना है तो डेफिनेटली अगर नीचे आता है 515 520 के करीबन तो इसमें बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 505। मेजर मूव है वो 535 के ऊपर ही आएगी। मेजर मूव है उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, 550 के ऊपर ही जो है मेजर मूव आता हुआ दिखेगा। सुप्रजित इंजीनियरिंग जो है आप यहाँ पर फोकस लिस्ट में रखिए, पर इमीडिएट जो टारगेट्स है वो 535 के रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 505 का आप इसमें बनाइए। काफ़ी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, कई दिनों के बाद सुप्रजित इंजीनियरिंग जो है वो ऊपर आया है, इसको एक हम रेडार पे ज़रूर रखेंगे। पर आज जितने भी आप देखिए ब्रोकिंग हाउसेज से जुड़े काउंटर्स हैं, एंजल वन ले लीजिए, मोतीलाल ओसवाल ले लीजिए, यहाँ पे एक अच्छा एक्शन है। इस थीम को ट्रैक ज़रूर करिएगा। OMCs में HPCL BPCL में काफ़ी एक अच्छा मूव है। HPCL थोड़ा ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, BPCL 3% की तेज़ी दिखा रहा है। चंदन, इन दोनों में से बेहतर फिलहाल आपको कौन सा दिख रहा है? कहीं पे अभी भी ट्रेड के मौके हैं? जो OMCs की बात करें और सबसे पहले BPCL की बात करें तो BPCL ने एक सपोर्ट लेके और अब कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट दिख रही है। 342 का सपोर्ट होगा एक बार के लिए 368 तक के टारगेट के लिए। HPCL की बात करें तो वहां पे भी कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ बनी है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है। 414 का सपोर्ट बन रहा है एक बार के लिए 444 तक के टारगेट के लिए। तो HPCL और BPCL दोनों में ही सपोर्ट बेस्ड बाइंग हो रही है। हालांकि काउंटर रेंज बाउंड है बट स्ट्रेंथ है ओवरऑल, इसलिए यहाँ पे इस हल्के से जो डिप आया रिसेंट में उसमें खरीदार की सलाह बनेगी। तो HPCL और BPCL दोनों पे ही ये नज़रिया। पर चंदन, एक बार इंडेक्स पर भी अपना व्यू दीजिए। देखिए जिस तरीके से करेक्शन ऊपरी स्तरों से आई है, अब निफ्टी बैंक 52,000 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल्स में। कैसे देख रहे हैं आप इसको? और साथ ही अब इंडिया विक्स भी स्पाइक होने लगा है। थोड़े समय पहले थोड़ा सा कूल ऑफ ज़रूर हुआ था, 0.5% की यहाँ पे तेज़ी है। इंडेक्स पे क्या करना चाहिए, और क्या यहाँ से और भी थोड़ी वीकनेस आ सकती है, या इन स्तरों पे थोड़ा सा बाजारों को थमना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो कि विक्स की बात करें तो विक्स 0.5% बढ़ा है, बट उससे पहले पिछले 4 दिनों में 15.6 15.5 से होके 13 तक आया है। तो विक्स गिरा, इसकी वजह से मार्केट में कोई बड़े पैनिक नहीं आएंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाजार का एक मेजर हर्डल है 25,250, वो पार करेगा तब स्टेबिलिटी आएगा।
और मैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि मार्केट में पहले एक बड़ी तेजी हुई थी सितंबर में, देन अक्टूबर स्टार्ट में हल्का सा करेक्टिव मूव, और अब मिड अक्टूबर में रेंज बाउंड बायस, तभी मार्केट में स्टेबिलिटी बनेगी। बट अगेन मार्केट का जो टॉप बना था वो 26,277 बना था और उस टॉप को बने हुए 12 दिन हो गए। अगले 1 और 2 दिन यहाँ होल्ड करना बहुत जरूरी है। 1-2 दिन में 25,250 दिन नहीं टेस्ट करता है तो नीचे में आपको 24,750 और उसके नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इस लेवल पे इंडेक्स को होल्ड करना बहुत जरूरी है। 2 चीजों को ध्यान रखें, या तो 25,000 के ऊपर टिका रहे और या फिर एकदम स्ट्रेंथ चाहिए तो 25,250 के ऊपर टिका रहे। दोनों ही नंबर तोड़ते हैं तो बायस चेंज करके फिर यहाँ पे थोड़ी सी और वीकनेस के लिए हमें ट्रेड सेटअप ढूंढने पड़ जाएंगे। राइट, तो थोड़ा सा वेट करना है। और इंडिया विक्स पर भी अपना व्यू बताया चंदन ने, तो बाजारों को लेकर ये व्यू। पर चलिए अब 10 बजे